तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी, एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, एमपी आरईओ, एमपी एसआई, एमपी सब इंजीनियर, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है, इंग्लिश की पीवाईक्यू सीरीज हमने चालू कर रखी है जिसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को कवर कर रहे हैं और ये वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एमपीएसबी एप्टेक ने 2025 और 2026 में पूछे हैं। यानी एप्टेक ने जब से काम करना शुरू किया है 31 मार्च 2025 से एप्टेक ने जो है ईएसबी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। तो एप्टेक ने जो प्रश्न अभी तक पूछे हैं उनको हम चैप्टर वाइज छांट कर निकाल कर ले आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इससे पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी करवा चुके हैं, एक तो टेंस करवा चुके हैं और एक्टिव और पैसिव वॉइस करवा चुके हैं। वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है सक्सेस जंक्शन एमपी पटवारी के नाम से, वहां पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। नहीं तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसके नाम से सर्च करना तो मिल जाएगा, वहां पर भी आपको सारी क्लासेस की लिंक वगैरह मिलती रहेगी, फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। आज हम कवर करेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस के 50 पीवाईक्यू और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के 50 पीवाईक्यू जो रिसेंट में एमपीएसबी एप्टेक के द्वारा बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होते हुए जो प्रश्न है जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने और ये एमपीएसआई 2026 जो प्री एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न है। प्रश्न क्या है आइए देख लेते हैं। प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ए व्हाइट एलिफेंट, यानी कि जो एक इडियम होता है ए व्हाइट एलिफेंट, इसका अर्थ क्या होता है ये आप बता दीजिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यानी एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। एक कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन, यानी कि एक ऐसा व्यवसाय या फिर एक ऐसी चीज जो किसी मतलब की नहीं हो और बहुत ज्यादा कठिन हो। तीसरा है ए रेयर स्पेसिफिक ऑफ एनिमल, यानी कि एक ऐसा एनिमल जो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। या ए साइन ऑफ गुड लक, यानी कि आपके भाग्य का बहुत अच्छा लक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बता दीजिए। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए वेरी कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन। इसका अर्थ है भाई एक ऐसी चीज आपने पाल रखी है जो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। व्हाइट एलिफेंट को अगर अपने घर पर पालोगे तो समझ लो कितना वो खाना खाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है और उसका अब यूज भी तो नहीं है मेरे भाई। अब कहां पर तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो या अब कहां पर तुम हाथी की सवारी करके जाओगे घूमने के लिए, तो मतलब किसी मतलब की भी नहीं है और खर्च भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसको हम ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, या व्हाइट एलिफेंट कहते हैं। ठीक है, तो व्हाइट एलिफेंट का अर्थ होता है एक ऐसी वस्तु जो बहुत महंगी हो लेकिन किसी काम की ना हो और जिसे संभालना अब बहुत मुश्किल होता है, उसे ए व्हाइट एलिमेंट मुहावरे के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पीवाईक्यू है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून जो आपका इडियम है इसका सही अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। वेरी रेयरली, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज या समटाइम। बताइए क्या हो जाएगा। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी रेयरली। भाई ब्लू मून कभी आपने देखा है, नीला चंद्रमा कभी देखा है, नहीं देखा है। यानी बहुत ही मुश्किल से, वेरी रेयरली है कि कभी आपको नीला चंद्रमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वंस इन अ ब्लू मून का अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है, यानी वेरी रेयरली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कम या शायद ही कभी। वेरी रेयरली होता है ऐसी घटना जो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ हो, जैसे ईद का चांद कहते हैं, बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। तो वही वाला सिस्टम यहां पर हो रहा है। ए ब्लू मून यानी एक नीला चंद्रमा कभी नहीं देखने को मिलता है, वेरी रेयरली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, चाहे वो आपका एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम हो, चाहे मंडी परिषद का एग्जाम हो, या फिर आपका जो है एमपी आरईओ का एग्जाम हो। ठीक है, ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम किसी वीडियो कोर्स के थ्रू अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें, मेरे भाई वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स परचेज कर लेने हैं सक्सेस जंक्शन के एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के कंप्लीट थ्योरी पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, टेलीग्राम पीडीएफ बैच है, इसमें क्या क्या मिलेगा वो सारी बातें आपको बता देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि कम टाइम में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर हम इसी ग्रुप में जब क्विज करवाएंगे तो आपका टाइमिंग के साथ में क्वेश्चन करवा देंगे, तो एक बहुत तरीके से, मतलब एक बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा, तो विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, मैनेजमेंट, इन सब पे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे। पहली बात तो सारी थ्योरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, इससे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इन सबके चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं ईएसबी एप्टेक के द्वारा वो आपको मिल जाएंगे।
प्लस इसी के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे 200, टॉप 200, टॉप 100 ऐसे करके एमसीक्यू मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, ठीक है, विथ डिटेल सॉल्यूशन भी रहेंगे। इसके अलावा 1 तारीख से हम प्रैक्टिस सेट भी चालू करने वाले हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट भी आपको इसके अंदर मिलते रहेंगे। इसके अलावा एग्जाम के 15 दिन पहले हम आपको क्विज भी देते हैं, क्विज करवाते हैं टाइम लगा करके। वो सारी चीजें आपको मात्र 198 रुपए में यहाँ पर मिलने वाली हैं। और ये जो प्रैक्टिस क्लास है इसकी वीडियो भी आपको वहां पर मिलेगी और इसकी जो है पीडीएफ भी आपको वहां पर मिलती रहेगी, ठीक है। इस ग्रुप में एडमिशन कैसे लेना है सर, तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में इसको अलग कर लेना, ठीक है, ऐसे ले लो आप स्क्रीनशॉट। इसी पर आपको 198 का पेमेंट करना है और जो एमपीआरईओ वाले हैं उनको 199 का पेमेंट करना है, ठीक है। एमपीआरईओ वालों को क्या क्या मिलेगा, पूरा कंप्लीट सी सेट मिलेगा और पूरा कंप्लीट उनको जो है एग्रीकल्चर वाले कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। उनका बैच अलग है, 199 में एमपीआरईओ का बैच है, ठीक है, तो वो भी इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने 198 का पेमेंट कर दिया, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप इस नंबर पर स्क्रीनशॉट को सेंड करेंगे, इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स का जो है टेलीग्राम लिंक सेंड कर दी जाएगी, जो प्राइवेट टेलीग्राम लिंक होगी उस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन करके पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारी पीडीएफ नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, साथ साथ में पीवाईक्यू एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा। लास्ट में आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिशन ले लीजिए क्योंकि लगभग 955 लोग इसमें एडमिशन ले चुके हैं, अब तो 1000 भी हो गए होंगे। 955 लोग इसमें एडमिशन लेकर के अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी करना, तो समझ लो आप उनसे कितना पीछे और वो कितना आगे हैं सिलेक्शन की दौड़ में। तो अभी भी टाइम बचा हुआ है, एक लगभग मान के चलिए 25 दिन का टाइम अभी भी है। आप अगर जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, आपका एमपी जेल पहरी का एग्जाम है 2026 का, जो अभी जून में ही हुआ है, ठीक है। क्या है, व्हाट डज टू स्मेल ए रैट मीन, यानी कि टू स्मेल ए रैट, एक चूहे की दुर्गंध आ रही है। अब इसका अर्थ क्या होगा, इस ईडियम का क्या अर्थ होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। टू क्लीन ए डर्टी प्लेस, यानी कि एक मतलब खराब जगह है उसको साफ कर दे रहे हैं। टू कैच अ डिजीज, यानी कि एक बीमारी है उसको हमने पकड़ लिया है। टू सस्पेक्ट द समथिंग इज रॉन्ग, यानी कि ये एक अंदेशा हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। टू सी अ हिडन एनिमल, एक छुपा हुआ आप जो है एनिमल को देख रहे हैं। क्या होगा इसका अर्थ, टू स्मेल अ रैट, यानी कि एक चूहे की बदबू। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, यानी कि एक ऐसा सस्पेक्ट होना, एक ऐसा मन में भावना आना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू स्मेल अ रैट का प्रयोग करते हैं। सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए ये देखिए, टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है कि दाल में कुछ काला लगना है ना, कोई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसी बात पर संदेह होना कि कुछ गलत हो रहा है, तो इसको दर्शाने के लिए हम टू स्मेल अ रैट का मुहावरे का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या, एमपी डिप्टी जेलर का है 2026, कह रहे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय लीव्स एंड बाउंड, यानी कि बाय लीव्स एंड बाउंड्स इसका क्या अर्थ होता है। वेरी स्लोली, बहुत धीरा। बाय जंपिंग हाई, यानी कि बहुत ऊंची मतलब उड़ान भर रहा है। इन अ कन्फ्यूजिंग में, एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाले रास्ते पर चल रहा है, या फिर वेरी रैपिडली, क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर। चलिए, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेरी रैपिडली, यानी कि बहुत तेजी से किसी काम को अगर किया जाए उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है दिन दूनी रात चौगनी जो है आप तरक्की करते, कहते नहीं भाई तुम तो भैया मेरा ये आशीर्वाद है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। यानी कि तेज गति से, बहुत तेजी से जो है प्रगति करना, इसके लिए हम बाय लीप्स एंड बाउंड्स का जो है मुहावरे का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर देखते हैं, थोड़ा स्पीड को तेज करते हैं भाई, 100 प्रश्न करने हैं मेरे भाई 1 घंटे के अंदर, है ना। चलिए, कह रहे हैं फाइंड द मीनिंग ऑफ इडियम अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि एक ऐसी चीज है जिसको तोड़ना बहुत ज्यादा कठिन हो, उसको कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक। अब इसके लिए क्या अर्थ हो जाएगा वो आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहे, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि एक ऐसी परीक्षा, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत ही कठिन है, या फिर अ टफ कवरिंग, यानी कि कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा कठिन है उसको हम कवर कर रहे हैं, या फिर अ वेरी एंग्री पर्सन, एक बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति हो, या इजी टास्क, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा इजी टास्क है। क्या हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, उसके लिए हम कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि इसको तोड़ना बहुत ज्यादा कठिन है। और डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं, एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 2026 में जनवरी में एग्जाम हुआ था, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था, उसका यह प्रश्न है। अ हार्ड नट टू क्रैक का अर्थ होता है एक बहुत ही मुश्किल काम या ऐसी समस्या जिसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए हम हार्ड नट टू क्रैक का प्रयोग करते हैं। चलो
अगला देखो एमपीएसआई का है, व्हाट डज ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि गलत पेड़ को आप काट रहे हो, या फिर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यानी कि किसी ऐसी चीज पर भौंक रहे हो जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, गलत चीज पर जो है आप कोई काम कर रहे हो, इसका अर्थ इनमें से कौन सा मुहावरा दे रहा है। देखिए, मेकिंग अ लॉट नॉइस यानी कि बहुत ज़्यादा आप ऊधम मचा रहे हो, दंगा कर रहे हो। एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन और मेकिंग मिस्टेक इन अ वंस लाइफ ऑफ थॉट यानी कि एक गलत व्यक्ति पर आप इल्जाम लगा रहे हो। क्लाइंबिंग अ टाल ट्री यानी कि एक बहुत ही लंबा जो है वृक्ष है, आप उससे जो है नीचे कूद रहे हो, ये हो जाएगा। या फिर शाउटिंग एट द एनिमल यानी कि एक ऐसा जानवर है जिस पर आप चिल्ला रहे हो। क्या होगा प्रश्न का सही आंसर? सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन और मेकिंग अ मिस्टेक, यानी कि आप किसी गलत व्यक्ति पर एक्यूज लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो और आप एक तरह की मिस्टेक कर रहे हो। तो इसका मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना या किसी गलत व्यक्ति पर शक करना। ये गलत दिशा में आप प्रयास कर रहे हो। जैसे कि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब कि जो टीचर है मैथ के, लेकिन इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, जीके भी पढ़ा रहे हैं, एमपी जीके पढ़ा रहे हैं। भाई तुम मैथ के टीचर हो, अब तुम मैथ के टीचर होकर के जीके इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ा पाओगे, है ना, या पढ़ा भी लोगे तो उस लेवल पर नहीं पढ़ा पाओगे। ठीक है, तो ऐसे जगह पर गलत प्रयास नहीं करना चाहिए, गलत दिशा में प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। मैथ पढ़ा रहे हैं तो आप मैथ वाले बच्चों को ज़्यादा फोकस करके मैथ पर फोकस कीजिए। मैथ तो साइड में कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें जो है आप पढ़ा रहे हैं और लोगों का समय खराब हो रहा है ना। तो ऐसे में आपको ये देखना चाहिए कि आप किसके स्पेशलिस्ट हैं। आप जिसके स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप मैथ के स्पेशलिस्ट हैं तो मैथ को पढ़ाइए। ठीक है, तो वही है कि गलत दिशा में प्रयास नहीं करना चाहिए, या फिर इसका यह भी अर्थ होता है, या मतलब कि गलत दिशा में प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा इस अर्थ इसका यह भी होता है एक्यूजिंग अ रॉन्ग पर्सन, यानी कि एक गलत व्यक्ति है जो अपने आप में सही है लेकिन आप उस पर डाउट कर रहे हैं, तो भी यही अर्थ हो जाएगा, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट मीनिंग क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, यानी क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, एक ठंडे दूध पर, एक बेकार दूध है उस पर आप चिल्ला रहे हो या उसके लिए रो रहे हो, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? टू क्राई फॉर नो रीजन, बिना किसी रीजन के आप चिल्ला रहे हो। टू स्पिल मिल्क इंटेंसली, यानी कि इस मिल्क को जबरदस्ती फैला रहे हो। टू कंप्लेन अबाउट द लॉस फॉर द पास्ट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि एक ऐसी चीज पर आप जो है कंप्लेन कर रहे हो, एक ऐसी चीज का कंप्लेन कर रहे हो जो पास्ट में बीत चुकी है, अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता है, उस पर आप कंप्लेन कर रहे हो। या फिर टू बी एक्सट्रीमली सैड, बहुत ज्यादा आप जो है सैड हो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का ये प्रश्न है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फॉर द पास्ट, यानी कि एक ऐसी चीज जो पास्ट में घट चुकी है, उस आपको पास्ट में कोई लॉस हो चुका है और उस पर आज आप जो है प्रेजेंट में जाकर के रो रहे हो या प्रेजेंट में चिल्ला रहे हो, अब चेंज तो किया नहीं जा सकता। तो इसके लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करते हैं? क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का अर्थ होता है उस नुकसान या गलती पर पछताना जिसे अब सुधारा नहीं जा सकता। इसको ये भी कह सकते हैं कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, हिंदी में ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क कह सकते हैं। चलिए 8 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट डज द ईडियम टू बीट अराउंड द बुश मीन, यानी कि टू बीट अराउंड द बुश, यानी कि एक झाड़ी को आप पीटने लग रहे हो, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? टू वॉक इन अ फॉरेस्ट, यानी कि आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। टू हिट समवन बैडली, किसी को बुरी तरह से पीट रहे हैं। टू सर्च फॉर समथिंग थ्रूअली, यानी किसी चीज को आप जो है बहुत तन्मयता से खोज रहे हैं। या फिर टू अवॉइड टॉकिंग व्हाट अबाउट द इंपॉर्टेंट, यानी कि उस चीज से भटक जा रहे हो जिस पर बात करना जरूरी है, उससे भटक करके किसी दूसरी चीज पर आप जो है चले जा रहे हो। बताइए क्या अर्थ हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, यानी क्या चीज जरूरी है उस पर बात करना छोड़ करके किसी दूसरी चीज पर आप बात कर रहे हो, तो उसको कहते हैं टू बीट अराउंड द बुश। यानी कि देखो ऐसा बताते हैं आपको, एक इसका एग्जांपल देते हैं। आपका कोई परम मित्र है, ठीक है, उसकी कहीं हो गई है लड़ाई, उसने लगाया तुमको फोन, ठीक है, ये रहा फोन लगाया, भाई जल्दी आ जा लड़ाई हो गई है। तुमने कहा अभी आते हैं भाई, और तुम भैया निकल दिए गुस्से में एकदम, है तुम यहाँ से आ रहे हो गुस्से में एकदम, गुस्सा है एकदम, सर पे गुस्सा है, ऐसा मुंह बना रखा है, आज तो फोड़ देंगे, आज अगर किसी ने मेरे भाई को छू लिया तो छोड़ेंगे नहीं। और बड़ी सी एक रॉड लेकर के तुम चले आ रहे हो, बड़ा सा डंडा ले रखे हो, ठीक है, और आते आते तुम्हारा इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि जो है बगल में झाड़ी पड़ी हुई थी। भाई बुश का अर्थ क्या होता है? बुश का अर्थ होता है झाड़ियां, है ना। तो तुम अपना गुस्सा क्या कर रहे हो? झाड़ी को पीटने में लग गए, तुम ले झाड़ी में डंडा मार रहे हो और अपना गुस्सा वहां पर निकाल रहे हो, और तब तक तुम्हारा दोस्त यहाँ पर पिट गया, ठीक है ना। तो मतलब टू बीट अराउंड द बुश, यानी कि तुम लोग झाड़ी को पीटना चालू कर दिया, जबकि जरूरी क्या था? अपने दोस्त को बचाना। तो वही यहां पर आ रहा है, टू अवॉइड टेकिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी थी उसको छोड़ करके दूसरी चीजों पर लग जाना है। कि तुम्हारा दोस्त वहां पर पिट रहा है और उसको छोड़ करके तुम झाड़ी को पीट रहे हो, तो ये हो जाता है टू बीट अराउंड द बुश, यानी कि मेन पॉइंट से हट जाना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा। अब ये मुहावरा कभी आप भूल नहीं सकते हो, जब भी एप्टेक के एग्जाम में पूछा जाएगा आप इसको जरूर जो है आंसर देंगे। चलो अगला देखिए, एमपी डिप्टी जेलर। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, मीनिंग ऑफ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या अर्थ निकलेगा?
क्विज अबाउट अ क्वेरल यानी कि एक लड़ाई का जड़ है ये, या फिर अ वेरी टेस्टी फ्रूट एक बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट है, या ब्यूटीफुल प्राइज एक बहुत ही खूबसूरत जो है आपको तोहफा मिला है, या ए साइन ऑफ फ्रेंडशिप यानी कि अपनी दोस्ती का एक साइन है। क्या होगा मेरे भाई? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेज ऑफ क्वेरल। यानी कि दो व्यक्ति हैं, आप हो और आपकी मित्री है। ठीक है, ये कैसा मुंह बना दिया सर मित्री का? मित्री का मुंह इसलिए बना दिया क्योंकि मित्री नाराज है। क्यों नाराज है? आपने एक सेब खरीदा है, ठीक है, मित्री को तुमने पूछा नहीं, तुमको सेब बहुत अच्छा लग गया और तुम उस सेब को खाने लगे। ठीक है, तुम उस सेब को खाने लगे और मित्री का मुंह बन गया, ठीक है, क्योंकि तुमने मित्री को दिया नहीं। इसी बात को लेकर के तुम दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा किस लिए हुआ? एप्पल को लेकर के हुआ। तो यहां पर यही सिस्टम है, क्वेज ऑफ क्वेरल यानी कि झगड़े की जड़ क्या है? वो एप्पल है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि एक ऐसा एप्पल जो झगड़े की जड़ बन गया है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेज ऑफ क्वेरल यानी कि झगड़े की जड़। ठीक है, याद रखना। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है झगड़े की जड़ या विवाद का मुख्य कारण। तो विवाद का मुख्य कारण क्या था? मित्री मांग रही थी सेब, मतलब तुमने खरीद लिया पर मित्री से पूछा नहीं, खुद खाने लगे, तुमको सेब बहुत अच्छा लग गया। उसी सेब को लेकर के तुम में और मित्री में झगड़ा हो गया। जब तुम में और मित्री में झगड़ा हो गया तो वही हो गया एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बेड ऑफ रोजेस? यानी कि एक बहुत बढ़िया गुलाब का खूबसूरत बेड है, उस पर आराम से तुम लेट रहे हो, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ए बेड ऑफ रोजेज, ए गार्डन फुल ऑफ फ्लावर, यानी कि एक ऐसा गार्डन जो फूलों से भरा हुआ है। एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत और एक कंफर्टेबल सिचुएशन है, बढ़िया सिचुएशन में आपकी जिंदगी कट रही है। अ डिफिकल्ट टेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन कोई चीज़ है, या ए स्वीट स्मेलिंग प्लेस यानी कि बहुत अच्छी खूबसूरत खुशबू आ रही है। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ए बेड ऑफ रोजेज। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि बहुत ही सरल और कंफर्टेबल सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन कब आएगी आपके सामने? जब आपकी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग जाएगी, बढ़िया आराम से ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए और बढ़िया आराम से 1 तारीख को शानदार तरीके से 90,000 पेमेंट जो है क्रेडिट हो जा रहा है तुम्हारे अकाउंट में। और क्या चाहिए? सरकारी नौकरी की पावर और 90,000 रुपये सैलरी, है ना। इस स्थिति में आप क्या कहोगे? अरे सर, ए बेड ऑफ रोजेज हो गया, मेरी जिंदगी तो ए बेड ऑफ रोजेज हो गई है, गुलाब का बिस्तर हो गई है, लेटे हुए आराम से खुशबू ले रहे हैं, सो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा सिस्टम होता है। लेकिन ये तभी होगा, ये बेड ऑफ रोजेस तभी होगा जब आप अच्छी तैयारी करके जाएंगे, हमारे नोट्स को पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, पूरा पढ़ के जाएंगे, जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे उसका प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्विज लगा के जाएंगे, तो आपकी जिंदगी भी ए बेड ऑफ रोजेज हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया आराम से कट जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फूलों की सेज या फिर आरामदायक सुखद स्थिति। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर है, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ टू ऐड फ्यूल टू द फायर? ऐड फ्यूल टू द फायर का अर्थ क्या निकल रहा है? फ्यूल का अर्थ क्या होता है? तेल। आग जल रही थी, ठीक है, तुमने इसमें क्या किया? टैंकर मतलब कैन भर करके तेल डाल दिया, तो क्या करेगा? इस आग को और ज्यादा भड़का देगा। तो वही कह रहे हैं, टू ऐड फ्यूल टू द फायर का अर्थ क्या होता है इसमें से? टू मेक आर्गूमेंट स्टॉप, यानी कि तुमने एक आर्गूमेंट चल रही थी उसको रोक दिया है, या टू कुक फूड क्विकली, यानी कि तुमने खाना बहुत जल्दी बना दिया है। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी कि एक बैड सिचुएशन थी, तुमने उसको और खराब बना दिया, बैड से वर्स कर दिया, खराब कर दिया है। टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर रहे हो। बताओ क्या अर्थ निकलेगा? प्रश्न का सही अर्थ निकलेगा ऑप्शन नंबर सी, टू मेक अ बैड सिचुएशन। आग जल रही थी भैया, तुमने उसमें फ्यूल डाल दिया, आग को और भड़का दिया, और खराब सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी, तो इसको कहते हैं टू मेक अ बैड सिचुएशन टू वर्स, यानी कि खराब स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना। ठीक है, इसे ही हिंदी में कहते हैं आग में घी डालना। चलो 12 नंबर पर चलते हैं। देखिए, कह रहे हैं फाइंड द करेक्ट मीनिंग। आपको करेक्ट मीनिंग पता करना है किसका? अंडर द वेदर, यानी कि अंडर द वेदर का अर्थ होता है कि भाई उसके मन में कुछ और वैसे कुछ और। तो बताइए इसका अर्थ कहाँ पर निकलेगा? एक्सपेरिंग बैड वेदर, यानी कि आप एक खराब वेदर की उम्मीद कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब वेदर होने वाला है। स्टैंडिंग आउटसाइड इन द रेन, यानी कि बारिश हो रही तो वहाँ बाहर खड़े हुए हो। फीलिंग वेरी हैप्पी, अंदर अंदर बहुत खुशी महसूस कर रहे हो। या फीलिंग इल और सिक, यानी कि तुम अंदर से कमजोर या फिर बीमार महसूस कर रहे हो। क्या होगा इसका आंसर भैया? एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पीवाईक्यू है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फीलिंग इल और सिक, यानी कि अंदर से तुम कमजोर महसूस कर रहे हो, बीमार महसूस कर रहे हो। अंडर द वीदर, यानी कि मन की बात क्या है कि अंदर से बीमार है, ऊपर से अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। अंडर द वेदर का अर्थ होता है थोड़ी बहुत तबीयत खराब होना है, बीमार महसूस करना, उसको कहते हैं अरे भैया तो आजकल क्या अंडर द वेदर चल रहा है। अब तुमको अंडर द वेदर का अर्थ क्या निकल रहा है? अरे भैया वो इंग्लिश में बोल रहा है उसकी तबीयत थोड़ी खराब है ना। अब तुम भी बोल दे रहा अपने रिश्तेदार से, कोई पूछे तबीयत कैसी है तो बोल रहा अंडर द वेदर। कहेगा भैया अंडर द वेदर हैं, आसमान मौसम साफ, क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? तब तुम कहना शुक्ला सर ने बताया था थोड़ी बहुत अगर तबीयत खराब होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंडर द वेदर कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ज़्यादा जो इंग्लिश दे रहा हो ना उसको बोल देना है। ठीक है, चलो 13 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक द आइस, यानी कि बर्फ को तोड़ना। अब ये बर्फ को तोड़ने का क्या अर्थ निकल रहा है सर? आइए देख लेते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। टू स्टार्ट अ कन्वर्जन इन अ साइलेंट और एक्वर्ड सिचुएशन, यानी कि एक साइलेंट था, 2 लोग हैं, आप हैं, आपकी मित्री है,
ठीक है, पहली पहली मित्री है। अब दोनों में बात नहीं हो पा रही कि भाई बात कैसे करें, तो वही कह रहा है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी कि एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। एक एक्वर्ड सिचुएशन है, पहली पहली बार मिल रहा है तो ऑकवर्ड ही रहता है सबके लिए, है ना। तो पहली बार मिल रहा है, एक्वर्ड सिचुएशन है, तो ऐसे में आप कैसे बात स्टार्ट करेंगे? क्या ये अर्थ निकल रहा है ब्रेक द आइस का? या टू ब्रेक अ फ्रोजन रिवर, एक रिवर जो है, एक मतलब नदी है पूरी तरह जम चुकी है, तुमने उसको तोड़ दिया है, क्या ये अर्थ निकल रहा है? टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हो मित्री पर, क्या ये अर्थ निकल रहा है? टू फिनिश अ टास्क कंप्लीटली, कोई काम बहुत जल्दी खत्म कर रहे हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, एक मिनट, ये हो जाएगा टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन टू एक्वर्ड सिचुएशन, यानी कि आप और आपकी मित्री बैठी हुई हैं, ये मित्री का कैसा चेहरा बना रखा है, मित्री थोड़ी नाराज है, ठीक है, पहली बार मिलने आई हो, तुम गिफ्ट लेकर के नहीं गए हो, है ना। तो ऐसे में वो थोड़ा सा एक्वर्ड सा लग रहा है कि यार ये कौन सा कैसा बंदा यार आ गया लेकर के, कोई गिफ्ट वगैरह नहीं लेकर के आया है ना। तो ऐसे में क्या सिचुएशन होगी, दोनों शांत हैं, तो अब इसको कहेंगे ब्रेक द आइस। आपने कहा हेलो, तो ये क्या हुआ, ब्रेक द आइस कर दिया, यानी दोनों जम चुके थे, एक तरह से कह सकते हैं, ऐसा समझ लो कि जम चुके थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, आपने थोड़ा सा बोलना चालू किया, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी कि थोड़ा सा बोलना चालू किया, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक द आइस। ठीक है, समझ में आ गया, याद रहेंगे हमेशा, और ये बार बार पूछे जाने वाले हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है ईएसबी का तो आप खुद समझ रहे होंगे कि हाँ सर ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो हमसे कई बार टकराए हैं एग्जाम में। ठीक है, एमपी जेल पहरी का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़े, 14 नंबर देखते हैं। बस थोड़ा सा समझाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है ना, 1 घंटे क्लास 1.5 घंटे की हो जाती है 100 प्रश्नों की। चलो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्पिल द बीन्स, यानी कि बीन्स जो थी ना, जो मटर के दाने थे, आपने उसको फैला दिया है। अगर फैला दिया है तो इसका कहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है सर, ये बता दो। टू ड्रॉप फूड ऑन द फ्लोर, यानी कि फूड को अपने फ्लोर पर फैला दिया है। टू रिवील अ सीक्रेट जो है केयरलेसली, यानी कि कोई ऐसा सीक्रेट था जो दबा करके रखा गया था, आपने उसको जो है केयरलेसली, ऐसी आसानी से जो है उसको आउट ऑफ कर दिया, यानी कि सबके सामने ला दिया है। टू कुक अ हैवी मील, एक बहुत ही खतरनाक तुम मील बना रहे हो, खाना बना रहे हो। या फिर टू हाइड समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ को आपने छुपा करके रखा हुआ है। बताइए, एमपी डिप्टी जेलर पूछा गया है, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टू रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली, यानी कि स्पिल द बीन, बीन्स फैला देना, तुम्हारे हाथ में तुमने छुपा करके मटर के दाने रखे थे, उन मटर के दानों को तुमने फेंक दिया है, यानी कोई ऐसा बात थी किसी की जो तुम छुपा करके रखे हुए थे, अब तुमने क्या कर दिया, डिस्क्लोज द मैटर भी कह सकते हैं, यानी किसी भी चीज को ओपन कर देना। ठीक है, तो रिवील अ सीक्रेट, एक सीक्रेट था जो तुमने ओपन कर दिया है, अब वो सीक्रेट नहीं रहा, रिवील कर दिया, खुलासा कर दिया है, खुलासा कह सकते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए 15 नंबर देखिए, व्हाट डज इट मीन व्हेन समथिंग कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि एक कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अब चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। कह रहे इट कॉज फिजिकल इंजरी, यानी कि किसी ने तुमको पिटाई विटाई कर दी, फिजिकल इंजरी हो गई, क्या ये होगा? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि एक बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम की उम्मीद की जा रही है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी है। या फिर इट इज़ वेरी चीप, बहुत ज़्यादा सस्ती है। क्या होगा आंसर? कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा, ये क्या है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। जैसे कि इसको ऐसे समझ लो कि कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, आर्म का मतलब क्या होता है? आर्म का मतलब होता है तुम्हारी बाह, बाह का मतलब तुम्हारा हाथ, ए लेग यानी कि तुम्हारे लेग यानी कि पैर। तो अगर तुमसे कोई कह दे भैया मुझे अपना एक हाथ दे दो, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ठीक है, तुम कहोगे भाई साहब बहुत बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, हैं, ऐसे नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव हाथ है, ये मेरा पैर बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, ऐसे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब कोई चीज़ कॉस्ट एंड आर्म अ लेग होती है, इसका मतलब है कि वह चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी है। ठीक है, तुम्हारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ऐसे कोई मांग लेगा तो दे दोगे क्या? अरे वो अलग मूवी की बात अलग थी कि हाथ मुझे दे दे ठाकुर, है ना, किसने मांगा था? शोले गब्बर ने मांगा था, ठाकुर ने दे दिया, क्या करते, ठाकुर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना, हाथ बंधे हुए थे। 16 नंबर, मीनिंग ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कि नेल का मतलब क्या हो रहा है सर? ये तो कोई नाखून की बात कर रहे हैं, हेड का मतलब सर, यानी सर पर नाखून मारना, क्या अर्थ निकल रहा है सर? आइए देख लेते हैं। कह रहे हैं, देखो, टू हिट समवन विथ अ हैमर, यानी कि तुमने किसी को, हैमर मतलब हथौड़े से पीट दिया है। टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हो। टू मेक अ स्मॉल मिस्टेक, कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी है। टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, एक ऐसी चीज़ कहना जो बिल्कुल सही है और एकदम एक्यूरेट है, वो कहना। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, कि टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कि तुम्हारा, ऐसे मान लो कि ये आप हो, ये आपकी मित्री है, आपकी मित्री के हेड पर क्या बैठा? मच्छर बैठा है। तुमने क्या किया? उस मच्छर को नाखून से मार दिया, यानी एग्जैक्ट उसी जगह मारा जहां पर वो मच्छर बैठा हुआ था। तो क्या कर दिया? टू से और डू समथिंग, यानी कि कोई ऐसी चीज करना या कहना जो एग्जैक्टली राइट हो, जो बिल्कुल सही हो, वहीं पर आपने प्रहार किया है, तो इसको हम कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, चलो एकदम सटीक बात कहना। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखिए,
17 नंबर क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि एक मछली है, तुमने उसको पानी से बाहर निकाल दिया है, क्या अर्थ हो जाएगा? ए पर्सन इन अनफेमिलियर एंड अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनफेमिलियर है, अनकंफर्टेबल है, ऐसी सिचुएशन में उसको डाल देना। टू डेड फिश, यानी कि एक मरी हुई मछली की बात कर रहे हैं। समवन हु लिव स्विमिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लव्स मतलब कि जो प्यार करता है किससे? तैरने से। या फिर ए पर्सन हु इज वेरी थर्स्टी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा प्यासा है। क्या होगा आंसर? आपको साफ साफ दिख रहा हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर तुम किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो उसके लिए कैसी हो जाएगी? खराब सिचुएशन हो जाएगी। तो ए पर्सन इन अनफेमिलियर एंड अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो उसको ऐसी कंडीशन में डाल देना जो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो, उसको हम कहते हैं अ फिश आउट ऑफ द वाटर। ऑप्शन ए आपका आंसर। चलिए 18 नंबर, व्हाट डज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि एक बिल्ली है, उस बिल्ली को जो है इस बैग में रख करके कोई ले जा रहा था, अचानक से उस बिल्ली को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया बिल्ली को। अब बताओ क्या हो जाएगा इसका अर्थ? टू रिलीज एन एनिमल, यानी कि एक ऐसा एनिमल है जिसको तुमने छोड़ दिया है। या फिर टू रिवील अ सीक्रेट यूजुअली बाय एक्सीडेंट, एक ऐसा सीक्रेट था जो अचानक से एक्सीडेंटली तुम्हारे मुंह से निकल गया हो। या फिर टू स्टील समथिंग वैल्यूएबल, कोई ऐसी चीज जिसको तुम छुपा करके रख रहे हो। टू कैच अ थीफ, यानी कि एक चोर को पकड़ लेना। क्या इसका आंसर हो जाएगा बताइए? ऐसे समझाएंगे तो भैया 1 घंटे में 25-30 क्वेश्चन हो पाएंगे, है ना। चलिए सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टू रिवील अ सीक्रेट यूजुअली बाय एक्सीडेंट, यानी कि कोई ऐसा सीक्रेट था जो अचानक से तुम्हारे मुंह से बाहर निकल गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि जो बिल्ली अंदर बैठी हुई थी अचानक से वो बाहर निकल गई है थैले के, तो हम कहते हैं लेट द कैट इनटू द बैग, अचानक से गलती से कोई सीक्रेट रिवील हो जाना, खुल जाना। 19 नंबर देखिए, मीन्स ऑफ बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी कि मीन्स ऑफ बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी किसी चीज को बर्न मतलब जला रहे हैं, मिडनाइट मतलब रात के अंधेरे में, और वो चीज ऑयल की है। सर क्या अर्थ निकल रहा है? आइए देख लेते हैं। वेस्टिंग एक्सपेंसिव थिंग, यानी कि एक ऐसी चीज को वेस्ट कर रहे हो तुम जो बहुत ज्यादा महंगी है, उसको तुम वेस्ट कर रहे हो। या फिर स्लीपिंग वेरी लेट, यानी कि बहुत ज्यादा तुम सोने जा रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा लेट तुम सोने जा रहे हो। वर्किंग और स्टडिंग लेट इनटू द नाइट, यानी कि काफी रात तक तुम पढ़ाई कर रहे हो। स्टार्टिंग अ फायर एट नाइट, यानी कि रात को तुमने किसी के यहाँ आग लगा दी है। क्या हो जाएगा भैया? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्किंग और स्टडिंग लेट इनटू द नाइट, यानी कि काफी रात तक मेहनत करके पढ़ाई करना क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात के अंधेरे में तेल को जला रहा है। ठीक है, तो ऐसे लगा सकते हो अंदाजा कि हम अपना तेल निकाल रहे हैं रात रात तक पढ़ करके, जिससे कि सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो अगर तुमसे कोई कहता है कि कब तक पढ़ते हो, तो कह देना बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। कहेगा भाई बर्निंग द मिडनाइट ऑयल कि मतलब रात में देर रात तक हम पढ़ते हैं भैया, ये इसका अर्थ होता है, कह देना किसी से। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर कह रहा है चूज द मीनिंग, यानी कि आपको करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है। थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि थ्रो थिक एंड थिन, थिक का अर्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा मोटा, थिन का अर्थ है बहुत ज्यादा पतला। क्या अर्थ होगा भैया बताओ? बाय ईटिंग प्रॉपर्ली, किसी चीज को अच्छे से खा रहे हो। थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, यानी कि एक ऐसे फॉरेस्ट में जा रहे हो जो बहुत ज्यादा घना है। लॉसिंग एंड गेनिंग वेट, यानी कि आपने क्या किया? वेट को लॉस कर दिया या फिर गेन कर दिया, यानी कि बहुत ज्यादा वेट डाउन कर देना है, बहुत ज्यादा वेट प्राप्त कर लेना। अंडर ऑल कंडीशन नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, यानी कि हर कंडीशन में बिल्कुल मस्त रहना, कोई मतलब कि समस्या नहीं है, क्या कैसा मैटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम क्या कहेंगे? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंडर ऑल कंडीशन, हर कंडीशन में खुश रहना। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, कितनी कठिन कंडीशन है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? थ्रू थिक एंड थिन। देखिए, तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर अच्छे और बुरे समय, हर परिस्थितियों में साथ निभाना, यानी कि आपका कोई मित्र है, आप उसका साथ निभा रहे हो, चाहे कठिन परिस्थिति हो, चाहे फिर कठिन या फिर सरल परिस्थिति हो, कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना साथ जो है निभाते रहेंगे। चलिए 21 नंबर देखिए, कह रहा व्हाट डज टू टर्न अ डीफ ईयर, डीफ ईयर का मतलब क्या है? ये तो सर बहरे की बात कर रहे हैं, बहरे के कान में कुछ कहना, ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा है क्या? आइए देख लेते हैं। टू टर्न अ डीफ ईयर कह रहा है टू इग्नोर व्हाट समवन सेज, यानी कोई क्या कह रहा है उसको इग्नोर कर देना। टू हैव अ हियरिंग प्रॉब्लम, किसी को सुनने की कोई समस्या हो उसको कहते हैं। या फिर टू लिसन केयरफुली, किसी चीज को बहुत केयरफुली सुनना। या फिर टू यूज अ हियरिंग एड, यानी कि एक हियरिंग जो सुनने वाली मशीन आती है उसको लगाना। क्या होगा इसका आंसर भैया? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टू इग्नोर व्हाट समवन सेज, यानी कि तुम इग्नोर कर दो, कोई कुछ क्या कह रहा है उस बात को सुन ही नहीं रहे हो, देख तो रहे हो लेकिन सुन नहीं रहे हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? टू टर्न अ डीफ ईयर, यानी कि एक बहरे कान में कोई बात कह रहे हो, मतलब कि बहरा वाला कान उसके सामने कर दिया है, वो बोल रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर। आगे बढ़े 22 नंबर पर चलते हैं। 22 नंबर क्या है? मीनिंग ऑफ, यानी आपको अर्थ बताना है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब क्या निकल रहा है सर? ब्लो का मतलब होता है बजाना, वंस मतलब खुद की, मतलब कि किसी की, ऑन ट्रम्पेट अपनी ट्रम्पेट, ट्रम्पेट जानते हो बैंड बाजे वाले बजाते नहीं, इस तरह की तुरई होती है, मुंह में लगा करके बजाते, इस तरह से ऐसे रहती है वो, क्या ही बना दिया सर? अरे इस पर उंगली रख करके बजाते हैं, उसको ट्रम्पेट कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आगे चौड़ा सा होता है, इस तरह से उसको ट्रम्पेट कहते हैं। ठीक है,
सर तुम्हारी जो डायग्राम है ना उसका अलग ही लेवल है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बना रहे हो। अरे भैया जो तुरई होती है, तुरई पू 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 करके बजाते हैं बैंड वाले, वो कह रहे हैं कि अपनी खुद की तुरई बजाना, इसका अर्थ ये हो जाएगा। बताइए क्या होगा, ये रहे 4 ऑप्शन। टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हो। टू बोस्ट और प्रेज वन सेल्फ यानी कि अपनी बड़ाई खुद ही किए जा रहे हो। टू साउट लाउडली एट अदर यानी कि दूसरों पर चिल्ला रहे हो। टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी, एक पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। क्या हो जाएगा, प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टू बोस्ट और प्रेज वन सेल्फ यानी अपनी ही बात को कहना, अपनी डपली अपना राग, सुना है वही वाला कहावत यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बात कह रहा हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। भैया हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अरे उस दिन वो मिल गया था, दे लठ ऐसे लठ दी हमने, अकेले 10 को गिरा दिया। तो तुम क्या कर रहे हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, यानी अपनी तारीफ खुद करना। टू ब्लो मतलब टू ब्लो वन सेल्फ ट्रम्पेट यानी कि अपनी ट्रम्पेट अपनी तुरई खुद ही बजा रहे हो। ठीक है, चलो 23 नंबर पर चलते हैं। 23 क्या कह रहा है, जेल पेरी 2026 PYQ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्पल ऑफ वन साई, यानी कि एप्पल ऑफ वन साई किसी एक व्यक्ति की आंखों का तारा है। भैया एप्पल है, तारा है, अब एप्पल तो सर सेब होता है, इसका अर्थ ये निकलता है आंखों का तारा। ठीक है, बताओ क्या अर्थ हो जाएगा। टू हैवली फ्रूट यानी टू हेल्दी फ्रूट यानी कि एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत हेल्दी है। समथिंग बैड फॉर आइज यानी कि आंखों के लिए कोई चीज़ बहुत खराब है। समवन हु इज चीरेस्ट एंड लवेस्ट वेरी मच यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो, बहुत ज़्यादा फेवरेट हो। या फिर एन आई डॉक्टर, एक डॉक्टर को आप आई दिखाने जा रहे हो। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एप्पल ऑफ वंस आई का अर्थ होता है आंखों का तारा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक प्रिय हो उसको हम क्या कहते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई कहते हैं। ठीक है, चलें 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्या कह रहा है, चूज द मीनिंग यानी आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है। टू कीप एट आर्म्स लेंथ यानी कि एक हाथ की दूरी पर रहना, कहते नहीं है पीटी होती थी पहले हमारे स्कूलों में जब हम पढ़ते थे, है ना, पीटी वाले टीचर ये कहते थे भैया एक दूसरे से एक हाथ की दूरी बना लो, चलो दूरी बना लो एक हाथ की, तो वही कह रहे हैं टू कीप एट आर्म्स एंड लेंथ। क्या होगा इसका आंसर, ये रहे 4 ऑप्शन। अब सीधे आंसर की ओर चलते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज और फ्रेंडली विद समवन, किसी के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, किसी के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होना है ना। अगर क्लोज हुए, अगर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हुए तो फिर इस तरह का मुंह बनाते फिरोगे, क्यों, क्योंकि एग्जाम तो निकल जाएगा सामने वाले का जो तुमसे फ्रेंडली हो रहा था, और तुम्हारा इस तरह का मुंह बन जाएगा क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा किसी से फ्रेंडली नहीं होना, बहुत ज़्यादा किसी के क्लोज नहीं जाना है। एग्जाम निकल जाए उसके बाद मित्र मित्री बाद में देखते रहेंगे, एक बार सिलेक्शन हो जाए बहुत सारे मित्र मिलेंगे, बहुत सारी मित्रियाँ मिलेंगी। ठीक है ना, समझ गए, आगे बढ़े। चलिए 25 नंबर पर चलते हैं। 25 कह रहे हैं व्हाट डज मीनिंग कॉल इट अ डे, यानी कॉल इट अ डे का अर्थ क्या होता है, कॉल मतलब क्या होता है, कॉल का मतलब सर बुलाना होता है, इट अ डे एक दिन में बुला रहा है, क्या कह रहा है सर, आइए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, अपन आंसर की ओर चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 4 ऑप्शन बार बार पढ़ के बता रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर काम पर रोक लगा देना, किसी चीज पर आप काम कर रहे थे, किसी ने कहा दिए कॉल इट अ डे यानी कि आज के लिए काम समाप्त किया जाता है, यानी टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर काम करते करते अचानक से बंद कर देना, दिन भर का काम खत्म करना, इसके लिए यह अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 कहते नहीं बैकअप हो गया भैया, बैकअप का मतलब पैकअप कहते हैं, बैकअप कहते हैं, पैकअप कहते हैं। पैकअप का मतलब कोई फिल्म की शूटिंग चल रही थी कि भैया आज के लिए ये काम खत्म होता है, अगले दिन देखेंगे, उसको कहते हैं पैकअप। हो गया भैया बैकअप, हटाओ। मीनिंग ऑफ रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि लाइन के बीच में पढ़ना, ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा है सर। मीनिंग इसमें ऐसे मीनिंग ऑफ रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि लाइनों के बीच में पढ़ना, क्या अर्थ हो सकता है सर, आइए देख लेते हैं। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अगर लाइन के बीच में पढ़ रहे हो इसका मतलब है कि आप बहुत डीपली पढ़ रहे हो और अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो क्या, जो उसकी मीनिंग जो अर्थ निकल रहा है वो समझने का आप प्रयास कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये मुहावरा हो जाएगा रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि लाइन्स के बीच में पढ़ना। आगे बढ़े, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 27 नंबर चलिए। 27 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट कॉर्नर्स, यानी कि कॉर्नर कट करने की बात कर रहा है, ये चौकोर है, इसके कॉर्नर को हमने कट कर दिया है, ऐसा कुछ कह रहा है सर। क्या अर्थ निकल सकता है, आइए देख लेते हैं क्या अर्थ निकल रहा है। PYQ है MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टू डू समथिंग बैडली और चीपली टू सेव टाइम मनी, यानी कि अपनी मनी को बचाने के लिए, अपने पैसे और टाइम को बचाने के लिए किसी काम को गलत तरीके से शॉर्टकट से करना। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, सर शॉर्टकट दे दो, अरे भैया शॉर्टकट तो तब मिलेगा ना जब तुम लॉन्ग कट से होकर के आए होगे, है ना। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं सर हमें तो केवल PYQ दे दो हमारा काम हो जाएगा। भैया PYQ तो तब कर पाओगे ना जब तुमने थ्योरी कंप्लीट कर रखी होगी, थ्योरी नहीं कंप्लीट कर रखी है तो PYQ पढ़ते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है ना। तो पहले थ्योरी कंप्लीट करो। अगर बहुत कम टाइम बचा है, मान लीजिए 5 ही दिन का टाइम बचा है, तो आप PYQ पर ही डायरेक्ट जा सकते हैं, MCQ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर टाइम है तो पहले थ्योरी कंप्लीट करो, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना लॉन्ग कट के रहोगे और ना शॉर्ट कट के रहोगे। ठीक है, तो समय है अभी,
बढ़िया से थ्योरी कंप्लीट कीजिए, बढ़िया से पीवाईक्यू लगाइए और एमसीक्यू लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस कराएंगे तो बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, क्या दिक्कत है मेरे भाई। आगे बढ़ें, चलिए। तो शॉर्टकट से करना जिससे काम की गुणवत्ता क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें कंप्यूटर की पीडीएफ दे दो, सर हमें इसकी पीडीएफ दे दो। तो भैया अलग से कोई पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि पूरा का पूरा बैच है, और वो बैच कहाँ पर है? टेलीग्राम पर है। अब हम इसमें से तुम्हारे लिए कंप्यूटर की अलग निकाल के लाएं, है ना, जीके की अलग निकाल के आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो भी मिलेगा एक साथ मिलेगा और एक ही बैच में मिलेगा, क्योंकि ये बैच में जब आपका एडमिशन हो जाता है तो ये कोई केवल पीडीएफ बैच नहीं है, इसमें प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है, क्विज भी आपको करवाएंगे और पूरा आपको पीडीएफ भी मिल रही है, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है ना। तो ये एक तरह का टेलीग्राम पीडीएफ बैच है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 28 नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बरी द अटैच। बरी द अटैच का मतलब, बरी मतलब छोड़ देना, अटैच मतलब हथकड़ी से, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? चलो देख लेते हैं, हथकड़ी से छोड़ देना, ठीक है। टू डिग अ होल यानी कि एक गड्ढा खोद रहे हो। टू हाइड अ वेपन, किसी वेपन को छुपा रहे हो, किसी हथियार को छुपा रहे हो। टू हाइड ट्रेजर यानी किसी ट्रेजरी को आप छुपाने का प्रयास कर रहे हो। टू एंड अ क्वेरल एंड मेक पीस यानी कि किसी भी जो आपका झगड़ा था उसको एंड कर दिया है, और मेक पीस यानी कि शांति फैला दी है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू एंड अ क्वेरल एंड मेक पीस। बरी द अटैच का अर्थ क्या होता है कि हाथों में हथकड़ी थी, अब उस हथकड़ी से आपको बरी कर दिया गया है। बरी कर दिया गया मतलब छोड़ दिया गया, आपने कोई लड़ाई झगड़ा किया था, अब वो लड़ाई झगड़ा समाप्त हो गया है और शांति फैल गई है, इसलिए आपको क्या कर दिया? बरी द अटैच कर दिया गया है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, बरी कर दिया इसको। 29 नंबर देखिए, 29 कह रहे हैं व्हाट डज द मीनिंग लीव नो स्टोन अंडरस्टैंड। यानी लीव नो स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर होता है, अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है, लीव का मतलब होता है छोड़ना होता है। क्या अर्थ निकल रहा है सर? आइए देख लेते हैं क्या अर्थ निकल रहा है। ये रहे 4 ऑप्शन, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोज ऑफ एक्शन। यानी कि कोई काम आप कर रहे हो और उस काम को करने के लिए तुमने साम दाम दंड भेद सारी चीजें यूज कर ली हैं, उसको कहते हैं लीव नो स्टोन। कोई भी तुमने पत्थर नहीं छोड़ा, सारे पत्थर यूज कर लिए। अनटर्न मतलब किसी भी काम को आसानी से करने के लिए, किसी काम को अनटर्न करने के लिए तुमने सारे प्रयास कर लिए हैं। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि हर कोर्स तुमने कर लिया, हर एक्शन कर लिया, उसको हम कहते हैं लीव नो स्टोन टू अनटर्न। ठीक है, देखिए इसका अर्थ होता है खून पसीना एक करना, पूरे प्रयास आपने कर लिए किसी लक्ष्य को पाने के लिए, हर संभव प्रयास करना, यही तुम्हारा काम है। इस टाइम पर जो हम पढ़ा रहे हैं सारी चीजें करो, पहले थ्योरी करो, पीवाईक्यू करो, एमसीक्यू करो, क्विज लगाओ, सब करो। बस हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि सर के पास में मैसेज करें कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया। इस तरह से आपका फेस होना चाहिए एग्जाम के बाद में, जिस दिन आपकी आंसर किया है। अभी देखो, अभी एमपीएसआई में एक भाई हैं, एमपीएसआई में सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने अपने चैनल पर वीडियो भी डाली है, उन्होंने बताया भी है सक्सेस जंक्शन के बारे में। किसी दिन हम एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको दिखा देंगे, है ना। अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक माइक टेंगो नाम के भाई के बारे में बताया था कि भाई उनका क्या है, इंडियन नेवी से अभी रिटायर हुए हैं, है ना, रिटायरमेंट लिया है 15 साल के बाद, जो रिटायरमेंट नॉर्मल वाला होता है वो उन्होंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया कि सर हमें एमपीएसआई की वैकेंसी आ गई, इसलिए हमने रिटायरमेंट ले लिया, हमारा टाइम भी हो चुका था, है ना, जो सही रिटायरमेंट होता है पेंशन वेंशन वाला वही लिया है हमने। तो सर अब हमको एमपीएसआई तैयारी करनी है, कैसे भी हमारा एमपीएसआई में निकल जाना चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो उन्होंने हमारा टेलीग्राम बैच ज्वाइन किया एमपीएसआई वाला, बढ़िया से उनको नोट्स दिए, सब कुछ दिया, सब प्रिपेयर करवाई, सारा गाइडेंस वगैरह किया, वर्तमान में वो सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है ना। तो कल उन्होंने मैसेज किया था कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है और हमारी ट्रेनिंग वेनिंग भी सर अच्छे से चल रही है, सब कुछ मतलब एमपीएसआई का फाइनल हमारा हो गया, नाम वाम सब आ गया सर। ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उनका सर हमने आपके बारे में, हमने अपना एक चैनल बनाया पर्सनल गाइडेंस करने के लिए बाकी लोगों को, उसमें हमने आपके बारे में भी बताया है। ठीक है, फिर उन्होंने अपना वीडियो हमारे पास भेजा था, हमने एमपीएसआई वाले ग्रुप में डाल दिया उनका वीडियो, आप लोग देख सकते हैं, जो एमपीएसआई का पुराना ग्रुप था ना, पुराना वाला जो ग्रुप था उसमें डाल दिया है, उसमें आप लोग उनका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं तो याद रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया सिलेक्शन हो गया कौन शुक्ला सर, अरे होंगे कोई, हमें नहीं मतलब है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, और बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन के बाद में भी याद रखते हैं। तो ऐसा उन्होंने किया और उन्होंने हमको बताया कि सर हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है यार, तुम्हारा पहले तुम इंडियन नेवी में इंडिया का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारतीय सेना का, और अब तुम एमपी की सेना का जो है प्रतिनिधित्व करोगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, मेहनत कीजिए बस। चलो, मीनिंग ऑफ टू निप इन द बड। निप इन द बड का अर्थ क्या होता है? ये रहे 4 ऑप्शन, आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टू स्टॉप अ प्रॉब्लम एट एनी अर्ली स्टेज। यानी कि जो प्रॉब्लम शुरू ही हो रही थी उसी वक्त आपने रोक दिया। निप का अर्थ होता है किसी भी चीज को एकदम से, निप कहते नहीं भाई, निपिंग कर दो। आपने अगर आरईओ पैच हमारा लिया होगा, उसमें पढ़ा था ना आपको, निपिंग कर दो। जो चने के खेत होते हैं, चने के खेत में जो चना लगा रहता है शुरू शुरू में, उसकी निपिंग कर देते हैं, ऊपर की चीजों को तोड़ लेना। यानी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट ही हो रही थी तभी तुमने निपिंग कर दी उसकी, है ना, मतलब कि तोड़ दिया उसको, तो वही हो जाता है टू स्टॉप अ प्रॉब्लम एट अर्ली एज। यानी कि प्रॉब्लम शुरू ही हो रही थी तभी तुमने उसको स्टॉप कर दिया, उसको कहते हैं टू निप इन द बड। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। हिंदी में कहते हैं सिर उठाते ही कुचल देना।
कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है भाई 11 बजकर कुछ मिनट हो रहे थे, उसी टाइम पर तुमने कोई काम किया है, उसको क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। एकदम लास्ट मोमेंट चल रहा था, 11 के बाद में क्या बजते हैं, 12 बजते हैं। 12 क्या होता है, सबसे लास्ट मोमेंट होता है, तो वही है एट 11th आवर, यानी एकदम लास्ट मोमेंट पर कोई काम करना, उसको हम कहते हैं बिल्कुल अंतिम समय पर, आखिरी मौके पर बैठे बैठे कोई काम करना, एट 11th आवर कहलाता है। जैसे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं कि अब तो सर एकदम लास्ट डेट पर फॉर्म भरेंगे, फिर कहते हैं अरे सर साइड बिजी हो गई है ना, अब डेट बढ़वा दो। फिर कहाँ से डेट बढ़ती है, वो तो यस भी है भैया, कम फॉर्म भरे जाते हैं तो डेट खोल देता है, नहीं खोले तो भैया घूमते रहो हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है चूज द मीनिंग ऑफ वाइल्ड गोस चेस। बताइए वाइल्ड गूस चेस का अर्थ क्या हो जाएगा। ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए फुलिश एंड होपलेस सर्च, यानी कि एक फालतू की चीज़ की आप सर्च कर रहे हो, उसकी खोज में भटक रहे हो, उसको कहते हैं वाइल्ड गूस चेस। तो वाइल्ड गूस चेस का अर्थ होता है एक व्यर्थ या बेवकूफ़ी भरा प्रयास करना जिसका कोई भी परिणाम ना निकलने वाला हो। 33 देखते हैं। 33 है भैया फेस द म्यूजिक मीन। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का अर्थ हो रहा है भाई किसी भी म्यूजिक को फेस कर रहे हो, क्या अर्थ निकल सकता है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, देख लीजिए। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, यानी कि अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि हमारे मन की बात नहीं हो रही है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। इसका अर्थ होता है कि अपने द्वारा किए गए गलत काम के परिणाम या सजा को भुगतने के लिए तैयार रहना, यानी कि जो आपने काम कर रखा है, टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो आपने काम कर रखा है, कॉन्सिक्वेंट जो क्रिएट कर रखे हैं, यानी जैसा करोगे काम आगे उसका वैसा ही फल मिलता है ना, है ना, वो क्या कहते हैं उसको, जैसा बीज बोया तो वैसा पेड़ मिलेगा, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन है, फिर उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना, उसी को हम कहते हैं फेस द म्यूजिक। आगे बढ़ें, चलिए 34 नंबर देखिए 34, कह रहे हैं फाइंड द मीनिंग ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बताइए ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज का अर्थ क्या होता है। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, यानी एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही अच्छी है लेकिन पहले बार देखने पे कैसी लगती है, बुरी लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, यानी देखने में तो बहुत बुरी लग रही है लेकिन वो काम बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जब आपके सामने नोट्स आते हैं तो फिर देखने बुरे लगते हैं, यार थ्योरी करना पड़ेगा, यार फिर पीआईक्यू लगाना पड़ेगा, यार फिर एमसीक्यू लगाना पड़ेगा, तो आधे लोग तो यहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर मेहनत कर जाते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ जाते हैं, तो फिर उनके लिए क्या सिस्टम हो जाता है, ये शुरुआत में तो बुरी लगती है लेकिन अंत में फ़ायदेमंद साबित होती है। जब सिलेक्शन हो जाता है तब कहते हैं कि अच्छा किया, हम उस टाइम पीछे नहीं हटे थे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। चलें 35 नंबर देखिए, मीनिंग ऑफ द इडियम टू रूल द रूट्स। रूल द रूट्स जो इडियम है इसका क्या अर्थ होगा। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू बी द पर्सन इन चार्ज और इन कंट्रोल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो चार्ज में है, जो दूसरों को कंट्रोल कर रहा है, तो जिसको चार्ज दे दिया गया है, यानी कि किसी जगह या घर समूह का पूरा नियंत्रण या दबदबा होना ही क्या कहलाता है, प्रभारी होना ही क्या कहलाता है, टू रूल द रूस्ट। ठीक है, आगे बढ़िए 36 नंबर देखिए 36। इसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी है ना, वो भी करवाना है। चलो, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि जब हॉर्स जब तक बाहर नहीं निकला तब तक तुमने बैलगाड़ी को, मतलब गाड़ी को बाहर निकाल दिया, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टू डू थिंग इन द रॉन्ग ऑर्डर, यानी किसी भी चीज़ को गलत ऑर्डर में करना। पहले घोड़े को बाहर निकालना था, फिर उसकी गाड़ी को बाहर निकालना था, पर तुमने क्या कर दिया, पुट द कार्ट, यानी कार्ट को पहले बाहर निकाल दिया, बिफोर द हॉर्स, यानी कि घोड़े के निकलने से पहले गाड़ी को बाहर कर दिया। यानी किसी भी चीज़ को आपने क्या किया, रॉन्ग ऑर्डर में किया है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, पुट द कार्ट बिफोर द रोस्ट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, व्हाट डज द मीनिंग टू पुल समथिंग्स लेग। इसको तो आप खुद ही समझ, टू पुल समथिंग लेग कहते नहीं, तुम उसकी टांग खिंचाई कर रहे हो, है ना। तो ये यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। आइए देखते हैं इसका चारों में क्या अर्थ निकल आएगा। ये 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टू जॉक विथ टीच समथिंग प्लेफुली, यानी कि हंसी मजाक करना, किसी की टांग खींचना कहते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू पुल समवंस लेग। ठीक है, इसका मतलब होता है मजाक में किसी की टांग खींचना या हंसी ठिठोली करना। आगे बढ़ते हैं 38 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग आपको बताना है, क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छी आंसू। बताओ, ये तो बहुत सुन रखा है तुमने हिंदी में भी, क्या हो जाएगा। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर आपका बी हो जाएगा, फेक और इंसीजर सोरो, यानी कि एक ऐसा आप दुख दिखा रहे हो, दुखी तो नहीं हो, मन ही मन में तो ये हो रहा है, पर सामने कैसा दिखा रहे हो, ऐसा दिखा रहे हो, तो इसी को कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छी आंसू फैलाना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो 39 नंबर देखते हैं, कह रहे हैं मीनिंग ऑफ टू मेक कैस्टल इन द एयर, यानी कि ख्याली पुलाव बनाना,
कहता नहीं भाई, अरे भैया कुछ भी आप सोच लेते हो, ख्याली पुलाव पका रहे हो, ये वाला सिस्टम बन रहा है। तो बताइए 4 में से क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम ऑफ प्लेन, यानी कि अनरियलिस्टिक जो सच्चाई नहीं है ना, रियल में नहीं है वो, लेकिन ऐसे तुम कोई ख्याली पुलाव पका रहे हो, है ना, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, एयर यानी हवा में सपने बुन रहे हो, तो इसी को कहते हैं टू मेक कैस्टल्स इन द एयर। ठीक है, चलो हवाई किले बनाना कह सकते हैं इसको। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द डार्क हॉर्स? डार्क हॉर्स क्या होता है? डार्क हॉर्स सर अंधेरा घोड़ा। अंधेरे घोड़े का क्या अर्थ निकलेगा सर? आइए देख लेते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि जीत जाएगा, लेकिन वो क्या हो गया, जीत गया और अच्छे नंबरों से जीत गया, उसको कहते हैं डार्क हॉर्स। ठीक है, तो इसको हम छुपा रुस्तम भी कहते हैं, है ना। तो छुपा रुस्तम ही तुमको बनना है। तुम्हारा पड़ोसी ये सोच रहा है अरे ये तो गया, अब की बार इसको और चिढ़ाएंगे, और तुम इतनी मेहनत कर दो और एकदम शांति से मेहनत करो, है ना, कि तुमको फिर बाद में लोग कहें भैया ये तो डार्क हॉर्स निकला, छुपा रुस्तम निकला। ठीक है, चलो 41 देखते हैं। ये आपका एमपीएसआई का पीवाईक्यू 2026 का कह रहा है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का क्या अर्थ निकलेगा सर? ब्लैक मतलब तो काला, व्हाइट मतलब सफेद, यानी ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहे हैं, काला सफेद की बात कर रहे हैं सर कुछ। चलिए देख लेते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन राइटिंग। ठीक है, कहते नहीं इन राइटिंग, भाई कोई भी काम कर रहे हो आप हमको राइटिंग में लिख करके दे दो, लिख करके दे दो भाई। ऑफिसर कहता नहीं पुलिस में, इन राइटिंग दे दीजिए सर, कोई नेता उस पर दबाव डालता कि उनको छोड़ दो, तो कहता भैया इन राइटिंग में दे दो, लिखा हुआ दे दो तो मान जाएंगे। तो उसी को कहते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट करके दे दो, लिख करके दे दो तो हम मान जाएंगे। 42 देखिए, 42 क्या कह रहे हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पीआईक्यू है, टू एंड इन स्मोक, यानी एंड इन स्मोक, एंड मतलब खत्म करना, स्मोक मतलब धुआं, क्या अर्थ निकल रहा है सर? आइए देखते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका अर्थ निकल रहा है टू यील्ड नो रिजल्ट और फेल, यानी कि सारे प्रयास जो आपने प्रयास कर रखे थे वो व्यर्थ हो गए और कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, उसको कहते हैं टू एंड इन स्मोक, यानी कि हवा में, यानी कि धुएं में खो जाना। ठीक है, धुएं में गायब हो जाना, इतनी मेहनत जो आपकी की थी धुएं में उड़ गई, ऐसा कह सकते हैं, धुएं में उड़ गई। ठीक है, चलो 43 देखो, कह रहे हैं आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का क्या अर्थ निकलेगा सर? आउट ऑफ द ब्लू, ये 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने पढ़ लिए होंगे। वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़ लिया करो मेरे भाई, है ना। अब इतना टाइम अपने पास में नहीं है ना, नहीं तो ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे 2-2.5 घंटे में जाकर के, और ये अपना काम नहीं रहता। हमारा काम ये रहता है कि 1 से सवा घंटे में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन करा दें, आपका टाइम बचे रिवीजन के लिए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक से कोई काम हो जाए उसके लिए हम कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एकदम अचानक और बिना किसी पूर्व चेतावनी की कोई घटना घट जाती है तो उसको कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। इसका नहीं आउट ऑफ सिलेबस आ गया भैया, यानी वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये क्वेश्चन आ जाएंगे, पर वो क्वेश्चन आ गए, तो इसी को कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, आउट ऑफ ब्लू भी कह सकते हैं। अगला, टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। ग्रेन ऑफ साल्ट, साल्ट का मतलब तो सर वो होता है, क्या कहते हैं, नमक होता है। ग्रेन का अर्थ होता है अनाज होता है, टेक मतलब ले जाना होता है। क्या अर्थ निकल रहा है सर? समझ में नहीं आ रहा। आइए यहाँ पर देखते हैं, यही तो पूछा है कि क्या अर्थ निकल रहा है। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू नॉट कंप्लीटली बिलीविंग समथिंग, किसी चीज़ पर कंप्लीटली बिलीव नहीं कर पाना। ठीक है, पूरी तरह से विश्वास न करना, थोड़ी शंका होना किसी बात को मानने में, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी कि चुटकी भर नमक, चुटकी भर भी अगर डाउट हो रहा है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ साल्ट। आगे बढ़ते हैं। 45 देखिए, कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू गिव द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर, ठंडा कंधा। ठंडा कंधा का क्या अर्थ निकल रहा है भाई? कोल्ड का मतलब ठंडा, शोल्डर का मतलब कंधा, तो क्या अर्थ निकल रहा है? आइए देखते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू इंटेंसली इग्नोर समवन, किसी को जानबूझ करके इग्नोर करना, किसी की जानबूझ करके बात ना करना, कहते हैं कोल्ड शोल्डर कर रहा है। कोल्ड शोल्डर कर रहा है मतलब कि अनदेखी कर रहा है ना, तो इसका अर्थ होता है जानबूझ कर किसी को नजरअंदाज या फिर इग्नोर करना। आगे बढ़ते हैं। 46 देखिए, 46 क्या है, कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, यानी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में भ्रमण कर रहे हो तुम, इसका क्या अर्थ निकल सकता है? आइए देख लेते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन, और प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सुप्रीम एफर्ट करना, जितनी तुम में दम है ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि जमीन आसमान एक कर देना, ये अर्थ निकलेगा। ठीक है, जमीन आसमान तुमने एक कर दिया है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, आकाश पाताल एक कर देना। ठीक है, 47 देखिए, यही करना है तुमको अपनी सफलता के लिए, आकाश पाताल एक कर दो, इतनी मेहनत कर दो। फाइंड द मीनिंग ऑफ टू बाइट द डस्ट, बताइए बाइट द डस्ट, डस्ट मतलब धूल, बाइट मतलब काटना, क्या अर्थ निकल सकता है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू फेल डाई और डिफीटेड, कहते हैं धूल चटा दी उसको, है ना, धूल खिला दी। बाइट मतलब खाना,
और डस्ट मतलब धूल, धूल चटा देना। तो मतलब टू फेल यानी या तो फेल हो गया है, या फिर डाई मतलब मर गया है, या फिर डिफीट मतलब हार गया है। ठीक है, तो धूल चाटना अर्थात हार जाना या फिर असफल हो जाना या मारा जाना, इसका अर्थ हो जाएगा टू बाइट द डस्ट। 48 देखिए, 48 कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पीस ऑफ केक। एक केक का टुकड़ा है भैया, केक का टुकड़ा है, आराम से खा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा, ए टेस्टी डेजर्ट यानी कि एक बहुत ही टेस्टी डेजर्ट है, खाना है। टू या फिर ए स्मॉल पोर्शन यानी कि एक बहुत छोटा टुकड़ा है, या फिर ए डिफिकल्ट टास्क एक बहुत ज़्यादा कठिन टास्क है, या फिर समथिंग वेरी इजी टू डू एक ऐसा काम जिसको काफ़ी आसानी से किया जा सके। तो ये तो हमको आता है सर, खाना अगर हमको मिल जाए, केक मिल जाए तो आसानी से मुंह में रखकर खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कोई समस्या नहीं होगी ना। तो समथिंग वेरी इजी टू डू जिसको करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए पीस ऑफ केक का प्रयोग करते हैं। 49 देखिए, 49 कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एट द ड्रॉप ऑफ हैट, यानी एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट यानी कि एक टोपी है, ठीक है, और उस पर ड्रॉप मतलब कि बूंदे गिर रही हैं, तो क्या अर्थ निकल सकता है सर इसका। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेंसली विदाउट हेजिटेशन, यानी कि किसी भी काम को पलक झपकते या बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब देना, तुरंत कोई काम करना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई। अगर ड्रॉप गिरेगी हेड पर, टोपी पर, तो पूछ के गिरेगी क्या, वो तो गिर जाएगी ना, तुरंत गिर जाएगी। तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटेंसली विदाउट हेजिटेशन, बिना पूछताछ के जो है काम करना। कह रहे हैं व्हाट टच द मीनिंग ऑफ वन कोल्ड नाइन, वन क्लाउड नाइन। अच्छा, वन क्लाउड नाइन, वन क्लाउड नाइन का क्या अर्थ होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुशी है होना, उसी को वन क्लाउड नाइन कहते हैं। यानी 7वें आसमान पर पहुंच गया भैया, है ना, 7वें आसमान पर होना अर्थात बहुत अधिक खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। यही होगा आपके साथ में जब आपका रिजल्ट आएगा, आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो एक्सट्रीमली हैप्पन हो जाओगे, यानी कि भैया कहाँ हो जाओगे, 7वें आसमान पर पहुंच जाओगे जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए तो 50 प्रश्न जो है वो आपके कंप्लीट होते हैं किसके, इडियम एंड फ्रेजेस के। अब हम चलते हैं अगले 50 प्रश्न, मोस्ट रिपीटेड, एमपीएसबी के मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चले करें, चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। इसको करने से पहले आपने अभी तक लाइक नहीं किया, हम देख रहे हैं, है ना भाई साहब, आपसे ही कह रहे हैं, आपने अभी तक लाइक नहीं किया, देखो लाइक का बटन नीला नहीं किया है, जल्दी से लाइक करो, पहले जल्दी से लाइक करो। ये देखो लाइक कर दो फटाक से। उसके बाद में शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा ना, एक पोर्शन कंप्लीट हो गया ना, अब इस पोर्शन को पूरा शेयर कर दो जल्दी से। देखो नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको उठा करके यहाँ से शेयर का बटन दबाओ, आपके सामने आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और जो भी आपका सोशल मीडिया होगा उस पर आ गया होगा, उस पर जा करके पेस्ट कर देना है इस लिंक को। ठीक है, उसके बाद में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है नीचे, देखो लाल कलर का, इसको दबा दो, जिससे आपका चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा और आगे की सारी इतनी ही बेहतरीन वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। और मैथ रीजनिंग वाले बिल्कुल परेशान मत होना भैया, आज 100 प्रश्न आपके पीवाईक्यू मैथ के और 100 प्रश्न आपके रीजनिंग के आपके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन में डाल दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन और ट्रिक दोनों मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये आज आपके 2 बजे के समथिंग जो है आपके ग्रुप में डाल दी जाएंगे। थ्योरी स्किप ऑलरेडी डल चुकी है, अब पीवाईक्यू की बारी है। सारे पीवाईक्यू आपके जो है एग्जाम वाले, जो रिसेंट एग्जाम के प्रश्न हैं मैथ और रीजनिंग के, वो आपके आज डल जाएंगे 2 बजे। ठीक है, उसके बाद में अगली जो वीडियो आएगी वो आपकी किसकी, मैनेजमेंट की आएगी। ठीक है, सामान प्रबंधन की आएगी। चलो भैया शुरू करते हैं। प्रश्न है वन हु ईट ह्यूमन फ्लेश, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लेश मतलब कि मानवों के मांस को खाता है, उसको हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको हम कैनिबल कहते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं, कैनिबल कहते हैं। आइए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं और चारों का आपको अर्थ देंगे। देखो इससे क्या फायदा होगा पता है, ये 50 क्वेश्चन आपके 1 वर्ड के होंगे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो जाएंगे, 150 प्रश्न आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो 50 तो ये और 150 ये, यानी कि 200 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो तैयार रहो, यही हमारा प्रयास रहता है कि कम एफर्ट में बहुत सारी चीजें मिल जाना, ये प्रयास रहता है। ठीक है, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैनिबल हो जाएगा। अब इन चारों का क्या अर्थ होता है आइए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, तो कार्निवोरस का अर्थ होता है मांसाहारी, यानी जानवरों के मांस को खाने वाले को हम कार्निवोरस कहते हैं। कैनिबल मतलब नरभक्षी होता है, इंसानों के मांस खाने वाले को। ठीक है, हार्बीवोरस का अर्थ होता है शाकाहारी, पेड़ पौधे या फिर साग सब्जी खाने वाला। ठीक है, स्कैवेंजर्स का अर्थ होता है मुर्दाखोर, यानी मरे हुए जानवरों को खाने वाला। तो चारों के बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो ये PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, ये मान के चलना। चलिए MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, ए पर्सन हु इज इजी डिसीव और टिकल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको धोखा देना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है,
हु इज इजिली डिसीव्ड, यानी कि जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे हम गुलिबल कहते हैं। ठीक है, गुलिबल कहते हैं। अब इन चारों का मीनिंग क्या होगा वो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, तो गुलिबल का अर्थ क्या होता है? सीधा साधा, जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। कनिंग का अर्थ होता है चालाक या फिर धूर्त व्यक्ति, इसको बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते हो तुम। क्लेवर का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा चतुर या होशियार व्यक्ति। और स्टोबर्न का अर्थ होता है जिद्दी या फिर अड़ियल व्यक्ति। ठीक है, तो चारों के मीनिंग यहाँ पर आपको मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कोई ऐसी चीज जिसको अब दोबारा सही नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकरेजिबल, यानी कि आप इसको जो है आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं? इनकरेजिबल। देखो, इन कहीं पर लग जाए ना तो समझ लीजिए नेगेटिव सेंस दे रहा है। किसी भी शब्द के आगे इन लग जाए, इलिजिबल हो गया, इनकरेक्टेबल हो गया, यानी कि अब इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता मेरे भाई। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी इन चारों का क्या अर्थ हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इनक्यूरेबल का अर्थ होता है लाइलाज, जिसका कोई बीमारी ही ना हो पाए उसको कहते हैं इनक्यूरेबल, यानी कि अब वो क्योर नहीं हो पाती है। ठीक है, इनकरेजिबल का अर्थ होता है असुधारी, जिसे सुधारा ना जा सके। ठीक है, इनविंसिबल का अर्थ होता है अज्ञेय, जिसे हराया ना जा सके। ठीक है, इसके बाद इनफेलिबल का अर्थ होता है अचूक, जो कभी गलती ही ना करे, है ना। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पर्सन हु बिलीव इज इन फेट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो फेट में बिलीव करता है, विश्वास करता है, उसको क्या कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको फैटालिस्ट कहते हैं। ठीक है, फैटालिस्ट क्या होता है? आइए पूरी जानकारी आपको चारों के बारे में देते हैं। देखो, ऑप्टिमिस्ट का अर्थ क्या होता है? ये भी पूछा जाता है, ये चारों पूछे जाते हैं। ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी। ठीक है, पेसिमिस्ट का अर्थ होता है निराशावादी। फैटालिस्ट का अर्थ होता है भाग्यवादी, जो भाग पर विश्वास करता हो। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है? एक और क्या है? ये आपका रैशनलिस्ट है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका होता है तर्कवादी, यानी कि जो रीजन देता हो, रीजन के साथ में जो है कोई काम करता हो, उसको हम रैशनलिस्ट कहते हैं और हिंदी में तर्कवादी कहते हैं। चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्या है? कह रहे हैं ए पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, यानी जिसको खुश करना बहुत ज़्यादा कठिन है, उसको हम क्या कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको फास्टिडियस कहते हैं, है ना। फास्टिडियस का अर्थ होता है तुनक मिजाज, जिसे खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो बाकी के चारों को देख लेते हैं, बाकी के चारों का क्या अर्थ हो जाएगा? ये आपका इजी गोइंग, यानी आराम पसंद, शांत स्वभाव का व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका केयरलेस से लापरवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका लीनियंट है, जिसका अर्थ होता है उदार या फिर नरम व्यक्ति। ठीक है, अब स्पीड में चलेंगे, है ना, क्योंकि फिर देखो 51 मिनट की वीडियो हो गई है। बताइए, अभी 50 क्वेश्चन कराने में 51 मिनट लग गए थे, है ना, तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इसके बाद आपको वो भी तो देना है बाकी की वीडियो। वन हु थिंक ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने बारे में केवल सोचता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम इगोइस्ट कहते हैं। बाकी के तीनों का आंसर क्या हो जाएगा सर? वो भी बता दो हिंदी मीनिंग। तो बाकी के तीनों का भी हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। इगोइस्ट को हम स्वार्थी कहते हैं, एल्थरिस्ट को हम परोपकारी कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट को हम मानव प्रेमी कहते हैं, नोवाइस को हम नौसिखिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 है, ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, एक ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल शराब नहीं पीता, उसको हम क्या कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन। आइए आंसर देखते हैं, उस चारों का सॉल्यूशन बताते हैं। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका मतलब पूर्ण मद्य निषेधी, यानी जो शराब ना पीता हो उसको हम टीटो टेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीटो टेलर। ठीक है, बाकी का देख लेते हैं। ड्रंक का अर्थ होता है शराबी यानी पियक्कड़, जिसको हम ड्रंकड कहते हैं, ड्रंकर्ड। ठीक है, एडिक्टेड का अर्थ होता है नशेड़ी, जो लत का शिकार हो गया हो। और एपिक्योर का अर्थ होता है स्वाद लोलुप चेहरा, यानी जो चटोरा होता है ना, चटोरा, उसको हम क्या कहते हैं? एपिक्योर कहते हैं। तो अब कोई आपका ऐसा मित्र हो जो बहुत ज़्यादा टिक्की पानी पीता हो, उसको कहते हैं ना भाई तुम तो चटोरे हो, यानी कि तुम एपिक्योर हो तुम तो, है ना। अब कहे एपिक्योर क्या होता है, क्या बोल रहा है एपिक्योर, तो बता देना, इसका अर्थ होता है चटोरा। नंबर 8 देखिए, कह रहे ए पर्सन हु इज एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, यानी कि जिसको किसी भी फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस हो, उसको हम क्या कहते हैं? बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको वेटरन कहा जाता है, अनुभवी व्यक्ति कहा जाता है। बाकी को भी देख लीजिए। नोवाइस मतलब नौसिखिया, नोवाइस का मतलब नौसिखिया, वेटरन का मतलब अनुभवी, एमेच्योर का मतलब होता है शौकिया, और टायरो का अर्थ होता है आरंभ करता है, फिर नया सीखने वाला। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्या है? वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, घुमक्कड़ उसको हम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको आप क्या कहते हैं? इंटेंडेंट कहते हैं। बाकी हिंदी में क्या कहते हैं आइए देख लेते हैं। देखो, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका रेसिडेंस, उसको निवासी कहते नहीं, तुम अपना रेसिडेंस प्रूफ दिखाओ, है ना, मूल निवासी दिखाओ। ठीक है, बाकी इंटेंडेंट का अर्थ क्या होता है? इंटेंडेंट का अर्थ होता है भ्रमणकारी, जो जगह जगह घूमता हो। नेटिव का अर्थ क्या होता है? जो नेटिव का अर्थ होता है मूल निवासी, जो वहीं पर रहता हो। ठीक है, फॉरेनर का अर्थ क्या होता है? फॉरेनर का अर्थ होता है विदेशी, जो विदेश से आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर पर चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्या है? 10 नंबर है ए पर्सन हु वर्क ओनली फॉर मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल मनी, केवल पैसे के लिए काम करता है, कोई गनी भाई नहीं, कोई फनी भाई नहीं, ओनली मनी भाई। बताइए क्या हो जाएगा? वॉलंटियर, मार्सरी, ऑनररी या फिर प्रोफेशनल। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम मार्सेनरी कहते हैं। ठीक है,
आइए इसका पूरा सॉल्यूशन आपको देखते हैं। तो वॉलंटियर क्या होता है? वॉलंटियर स्वयं सेवक होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है। मर्सेनरी क्या होते हैं? किराए का टट्टू या फिर केवल पैसों के लिए काम करने वाला। ऑनररी क्या होता है? तो अवैतनिक बिना वेतन के सम्मानार्थ काम करने वाले को हम ऑनररी कहते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल क्या होता है? यानी जो पेशेवर व्यक्ति होता है उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। चलिए 11 नंबर देखिए, MPSI का प्रश्न है, हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर कोई काम हो रहे हो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ये रहे 4 ऑप्शन। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसको हम कॉन्टेम्परेरी कहते हैं। कॉन्टेम्परेरी का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है समकालीन, यानी एक ही समय, ठीक है। एंशियंट का अर्थ प्राचीन होता है, फ्यूचर का अर्थ भविष्य होता है, ट्रेडिशनल का अर्थ पारंपरिक होता है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन के भी अर्थ हमने आपको बता दिए हैं। अब ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलना मेरे भाई, है ना। लाइक में कंजूसी मत करना, आधे लोग अभी तक नहीं किए हुए हैं लाइक, है ना। ऐसा मत किया करो भाई, इसमें तुम्हारी उंगलियां दुख रही हैं क्या? जल्दी से लाइक करो फटाफट। आगे बढ़ते हैं। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक ऐसा बच्चा जिसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका जन्म हो रहा है, ऐसे बच्चे को हम क्या कहेंगे? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पोस्ट थॉमस कहते हैं, ठीक है। पोस्ट थॉमस इसका अर्थ क्या होता है और बाकी चारों का अर्थ क्या होगा, ये आइए देख लेते हैं। तो ऑर्फन का अर्थ अनाथ होता है, जिसके माता पिता ही ना हो उसको ऑर्फन कहते हैं। पोस्ट थॉमस का अर्थ क्या होता है? मरणोपरांत उत्पन्न संतान या फिर प्रकाशित पुस्तक, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो मर गया, उसकी पुस्तक अब प्रकाशित हो रही हो, उसको पोस्ट थॉमस कहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलो नोबेल की बात आ गई, तुम्हारा जी के टेस्ट कर लेते हैं, तुम्हारा जी के कितना तगड़ा है। पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था कौन थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से बताइए कितना तगड़ा तुम्हारा जी के है। बाकी MPG के स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज PYQ, ठीक है। बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज PYQ। चलिए बता भैया, ऑर्फन ये तो बता ही दिया ना। बाकी स्टेप चाइल्ड का मतलब होता है सौतेला बच्चा, और बास्टर्ड का अर्थ होता है अवैध संतान। कहते हैं भाई बास्टर्ड का मतलब अवैध संतान होता है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी कि जो जिसका जन्म ही लड़ने के लिए हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन। या जो बहुत ज़्यादा शौकीन है लड़ने का जो शौकीन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसको हम बेलिकोज कहते हैं। बेलिकोज, बिना किसी बात के लड़ जाना बेलिकोज कहलाता है मेरे भाई, है ना। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पीसफुल। पीसफुल का अर्थ होता है शांतिप्रिय। बेलिकोज का अर्थ होता है जो लड़ने का शौकीन, यानी झगड़ालू जो होता है, ठीक है। पैसिफिस्ट ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिस्ट का मतलब शांतिवादी, और टिमिड का अर्थ होता है डरपोक। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर पर चलते हैं। कह रहे हैं एनिमल्स दैट लिव्स इन द फ्लॉक्स ऑफ ग्रुप, यानी कि एक ऐसे एनिमल्स जो हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। आइए यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, उसको हम ग्रीगोरियस कहते हैं, ठीक है। अब बाकी के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, ये है आपका सॉलिटरी का अर्थ होता है अकेले रहने वाला। ग्रीगेरियस का अर्थ होता है झुंड में रहने वाला या फिर मिलनसार व्यक्ति, ठीक है। फेरोसियस का अर्थ होता है खूंखार या भयंकर व्यक्ति। डोमेस्टिक का अर्थ होता है पालतू व्यक्ति। पालतू मतलब जानवर, व्यक्ति थोड़ी होता है पालतू, है जानवर होता है पालतू, ठीक है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, यानी कि एब्सेंस का अर्थ होता है ना हो, गवर्नमेंट ही ना हो किसी भी देश में, तो उसको हम क्या कहते हैं? किसी प्रकार की गवर्नमेंट ना हो तो क्या कहते हैं? सरकार ही नहीं है। ये रहे 4 ऑप्शन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको हम एनआरसी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। और ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 अभी जनवरी 2026 में पूछा गया है। तो चलिए बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है आपका मोनार्ची। मोनार्ची का अर्थ होता है राजतंत्र, यानी राजा का शासन। ये बहुत पूछते हैं, ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। शासन के बारे में बहुत पूछा जाता है। एनार्ची का अर्थ होता है अराजकता, यानी सरकार की अनुपस्थिति, सरकार ही नहीं है वहाँ पर। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र, यानी जनता का शासन, जैसा अपने यहाँ जो शासन चल रहा है जनता का शासन डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। बाकी ओलिगोक्रेसी होती है, ये क्या होता है? ये अल्पतंत्र होता है, कुछ लोगों का शासन, यानी थोड़े बहुत लोग हैं, जैसा ईरान में था। ईरान में थोड़े लोग मिलकर के किंग बना दिए गए थे और उसी को जो है यहाँ पर खत्म कर दिया किसने? अमेरिका ने, ठीक है। तो एक अल्पतंत्र, कुछ लोगों का शासन जो है वो आपका क्या कहलाता है? ओलिगोक्रेसी कहलाता है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। कह रहे हैं ए स्टेट वेयर देयर इज नो स्टेट ऑफ रिलीजन, यानी एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी धर्म नहीं है ना, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। क्या कहेंगे इसको? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। सही आंसर आपका सेकुलर हो जाएगा, यानी ए स्टेट वेयर देयर इज नो स्टेट रिलीजन, यानी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता भैया, है ना। किसी भी धर्म का वहाँ पर कोई वो नहीं होता कि भैया ये धार्मिक हो जाए, मतलब ये मुसलमान प्रदेश है या फिर ये हिंदू देश है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेकुलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलो बाकी को देख लेते हैं भैया। यह थियोक्रेटिक, इसका अर्थ क्या होता है? धर्मतंत्र, यानी धर्म का शासन जहाँ पर चल रहा है। सेकुलर बता दिए, धर्मनिरपेक्ष जिसका कोई राज्य का धर्म ही ना हो, ठीक है। कम्युनल का अर्थ होता है सांप्रदायिक, और ऑर्थोडॉक्स का अर्थ होता है रूढ़िवादी। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या है भैया? देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना हर जगह, ठीक है। द एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन आइडिया ऑफ और वर्ड, यानी कि एक दूसरे व्यक्ति की आइडिया या फिर वर्ड को कॉपी कर लेना। ऐसे एक महान टीचर हैं, अपने नाम के आगे मैथ लगाते हैं, लगातार हमारी कॉपी करते रहते हैं वो, ठीक है ना।
मतलब अगर हमने एनालिसिस करवाया, एमपी पुलिस का एनालिसिस करवाया, पूरी कॉपी कर रखी है उनने, मतलब हमारा जैसी वीडियो आता है तुरंत हमारे क्वेश्चन को नोट किया और अपना वीडियो बनाकर बता दिया, सेम टू सेम वही, मतलब फुल वही सेम टू सेम, फोटो खींचा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में आबकारी करवाया, उसका फोटो खींच के डाल दिया और समझा दिया, ठीक है। तो ये काम उनका रहता है। अभी देखो, अभी हम आगे जो एग्जाम आने वाले हैं अभी उनका ध्यान नहीं है ना, जैसे एग्जाम आएगा फिर वो क्वेश्चन के लिए भागते हुए हमारे पास में आएंगे, फिर हमारा कॉपी करके फिर डालते रहते हैं, ठीक है। काफ़ी बार हमने उनको कहा भी भाई कॉपी क्यों करते हो, अपना खुद का काम खुद का कंटेंट पर फोकस करो, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। नाम के आगे मैथ लगाते हैं और सब कुछ पढ़ाते हैं, उल्टा सीधा जैसा पढ़ाता बनता पढ़ा देते हैं, ठीक है। और नोट्स बेचते हैं 299 रुपये का भाई, ठीक है। तो इनके ऐप को देखना एक बार, इनके ऐप पर जाना, कहते रहते हैं ना ऐप है हमारा ऐप है। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले सी मोर लिखा रहता है नीचे, प्ले स्टोर पर नीचे सी मोर लिखा रहता है, उस सी मोर पर क्लिक करना और फिर उसके नीचे देखना क्या बढ़िया बढ़िया शब्द, जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनके या ऐप को डाउनलोड किया है उन्होंने क्या बढ़िया बढ़िया शब्द लिखे हैं उनके बारे में, वो आप जाकर के वहाँ पर देखना, ठीक है। तो किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले आपको उस ऐप के सी मोर को जरूर देख लेना चाहिए कि दूसरे लोग अगर यूज कर रहे हैं तो उन लोगों ने इस ऐप के बारे में क्या क्या रखा, क्या रेटिंग दे रखी है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे रहते हैं कि सर इन्होंने ऐसा फ्रॉड कर दिया, 299 बर्बाद चले गए, है ना, नोट्स ही नहीं दिए हमको, ऐड करा दिया, नोट्स नहीं दिया, फ़ोन नंबर दिया नहीं कांटेक्ट कर सकें, और उनके लाइव क्लास में जा करके बोलते हैं तो ब्लॉक कर देते हैं, और फिर रोज़ कहते हैं तान करके सीना 11-12 लोगों को हम रोज़ ब्लॉक करते हैं। अरे भैया जब उनकी तुम सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो और बार बार पूछ रहा है तो ब्लॉक तो करोगे ही, ठीक है ना। तो ऐसा सिस्टम चलता रहता है, एक अलग ही लेवल का फ्रॉड चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा संभल करके रहना है। और किसी भी ऐप को डाउनलोड ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका ही कोई भी ऐप हो उसको डाउनलोड करने से पहले सी मोर पर जरूर क्लिक करके देख लिया करो कि किसने क्या क्या लिखा है उस ऐप के बारे में, ठीक है। तो ये होता है टू एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के आइडिया को, उसके चीज़ों को कॉपी कर लेना क्या कहलाता है, वो आपसे पूछ रहे हैं। ये रहा 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम पैराग्रिज्म कहते हैं, ठीक है ना। अब बाकी सब चीज़ों को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फॉर्जरी। फॉर्जरी का अर्थ क्या होता है, जालसाजी या फर्जीवाड़ा, ठीक है। पैराग्रिज्म का अर्थ क्या होता है, साहित्यिक चोरी, किसी के साहित्य जो उसने लिख रखा है उसको चोरी कर लेना, ठीक है। अगला है बर्गलरी का क्या अर्थ होता है, सेंधमारी करना। रॉबरी का अर्थ क्या होता है, डकैती करना। ये 4 ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया। आगे बढ़े, चलिए 18 नंबर पर देखते हैं। 18 नंबर क्या है, कह रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ फेवरेट वंस रिलेटिव्स, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ फेवरिंग वंस रिलेटिव, यानी कि किसी भी व्यक्ति का फेवर करना जो आपका बहुत ज़्यादा प्रिय हो, आपका रिलेटिव हो, उसको क्या कहते हैं। ये रहा 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, अपन आंसर क्यों चलेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, उसको हम नेपोटिज्म कहते हैं। आजकल बहुत सुन रखा है ना कि सर बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म चल रहा है, ये नेपोटिज्म होता क्या है, आइए बता देते हैं चारों के बारे में। तो ये आपका पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म का अर्थ क्या होता है भैया, पैट्रियोशियन, सॉरी एक मिनट देख लें क्या लिखा है, हाँ पैट्रियोटिज्म होता है, इसका अर्थ होता है देशभक्ति, ठीक है। नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद, अपने का पक्ष लेना, है ना भाई। आजकल बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उसमें भाई भतीजावाद चलता है, ठीक है। बॉलीवुड चले जाओ वहाँ पर भाई भतीजावाद चल रहा है, अपने अपने को जो है बना देते हैं, है ना। बाकी आपका क्या है, हीरोइज्म। हीरोइज्म का अर्थ होता है वीरता। उसके बाद डेपोटिज्म का अर्थ होता है तानाशाही, ठीक है। आगे चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड द पीपल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको अकेला ही रहना पसंद होता है, अकेले में मजे करता है भैया, अकेले रहना पसंद होता है, बाकी लोगों को अवॉइड करना चाहता है, उसको क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन, और प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिक्लूज कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, रिक्लूज। बाकियों को भी देख लेते हैं, 4 ऑप्शन ये रहे, आप पढ़ लीजिए आराम से अब, ठीक है ना। रिक्लूज का अर्थ होता है सन्यासी या फिर एकांतवासी, बाकी ये रहे, इसको भी आप लोग पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या है, कह रहे ए पर्सन हु एंजॉय हर्टिंग अदर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरों को हर्ट करना, दूसरों को चोट पहुंचाने में मजा आता है, उसको क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी उसको हम सैडिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैडिस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। बाकी तीनों के बारे में यहाँ पर लिया है, देख लीजिए। सैडिस्ट का अर्थ होता है, सैडिस्ट जिसका अर्थ होता है परपीड़क, यानी कि दूसरों को दर्द देख करके या फिर दर्द दे करके खुश होने वाला, है ना। बहुत सारे लोग गाने गाते रहते हैं, मित्री ने दर्द दे दिया। दर्द दे दिया मतलब कि निराश कर दिया बेचारे को, ठीक है। इसको कहते हैं मित्री तो सैडिस्ट निकल गई सैडिस्ट निकल गई मित्री, ठीक है, दर्द दे करके खुश हो रही है। अगला मैसोचिस्ट का अर्थ होता है स्वपीड़क, यानी खुद को दर्द देकर खुश होने वाला। ये भी अलग लेवल के बंदे होते हैं, खुद को ही दर्द दे रहे हैं ना। मित्री ने तो अलग दर्द दे दिया, वो अपना हाथ पाथ काटे फिर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अलग ही लेवल के होते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को हम मैसोचिस्ट कहते हैं, ठीक है। एक होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, ये मानव प्रेमी होता है भैया, इसको जो है दूसरों को खुशी देने में मजा आता है, दूसरों को खुश रखना चाहता है। फिर पैसिफिस्ट होता है, ये शांतिवादी होता है, इसको किसी से मतलब नहीं भैया, अपना अपना काम करो तुम, ठीक है। चलो 21 नंबर देखो, 21 क्या है, वन हु प्रिटेंड टू बी वाट ही इज नॉट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को वो दिखाना चाहता है जो वो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम हाइपोक्राइट कहते हैं, ठीक है। तो पाखंडी या ढोंगी व्यक्ति इसको हाइपोक्राइट कहते हैं।
ऑनेस्ट को हम ईमानदार कहते हैं, ऑनेस्ट माने ईमानदार, सिंसियर माने सच्चा या निष्ठावान, और इनोसेंट माने क्या होता है, निर्दोष व्यक्ति या मासूम व्यक्ति। कहते हैं बहुत ही इनोसेंट है, हमारी मित्री तो बहुत इनोसेंट है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी मित्री तो बहुत इनोसेंट है। अब वो कितनी इनोसेंट है तुम खुद जानते हो, ठीक है। फिर क्या तो नहीं भैया इनोसेंट नहीं थी, वो तो सैडिस्ट थी यानी दर्द दे करके खुश हो रही थी, ठीक है। चलो मित्री लोग खुश, ये मत हो जाना अरे भैया बेइज्जती कहता है, पर तो ये है कि मजे मजे में पढ़ना है ना, हंसी मजाक होना चाहिए, नहीं तो क्लास कैसी हो जाती, बोरिंग सी हो जाती, फिर तुम कहोगे अरे यार वो तो बांझ के चले गए। तो ये काम अपना नहीं है, अपना काम है हंसी हंसी में सारी चीज़ें सीख जाना। अब जो भी हमने पढ़ा है वो आपके दिमाग में सेट हो गया है, भूल नहीं सकते हो आप, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लोगे तो और ही मजा आ जाएगा, है ना। और फिर जब एग्जाम में दिख जाएगा फिर तो तुम्हारे चेहरे ऐसे हो जाएंगे, अरे सर जो पढ़ा था वही फंसा है, यहाँ तक मुस्कान पहुँच जाएगी ऊपर तक एकदम, है। चलो चलो 22 नंबर, जैसा आज वो माइक टेंगो के चेहरे पर मुस्कान है ना, कि सर ऐसा ही में हो गया कोई, अब तो मज़ा ही आ गया सर, सारे क्वेश्चन फंस गए थे। चलो, ए पर्सन हु क्वेश्चन द मोटिव ऑफ अदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के मोटिव पर क्वेश्चन करता है कि भाई ऐसा क्यों तुमने किया, क्यों कैसा किया, वो करता है, उसको हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि साइनिक कहते हैं हम उसको। अब इसका अर्थ क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो देखो पहला है बिलीवर, बिलीवर का अर्थ होता है विश्वास करने वाला। साइनिक, साइनिक का अर्थ होता है निंदक, कोई किसी की निंदा कर रहा है। मानवदेशी, दूसरों की नियत पर शक करने वाला। फॉलोवर का अर्थ होता है अनुयायी, कहते नहीं भाई मुझको फॉलो कर लो। अच्छा, फॉलोवर के नाम पे ध्यान आ गया, इंस्टाग्राम पेज है हमारा सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से, सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आपको फॉलो कर लेना है। सर उसको क्यों फॉलो करना है, देखो वहाँ पर क्या है नाम, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर जो है उसको हम फोटो बना करके डालते हैं, फोटो फॉर्म में डालते हैं, ऑब्जेक्टिव रहता है पूरा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑब्जेक्टिव रहता है ना। तो वहाँ से आपका बढ़िया फोटो भी लगा रहता है, तो फोटो दिख जाएगा, ऑब्जेक्टिव दिख जाएगा, बढ़िया सेंसर दिख जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख जाएगा। तो डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, डेली 10 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के ये डेली डाले जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर लेना, आपको दिख जाएगा। लास्ट में आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे, सक्सेस जंक्शन 777 करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए ये फॉलोवर हो गया। बाकी डिवोटी, डिवोटी का अर्थ होता है भक्त। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर है ए मैन हु हैज वोमनिश हैबिट्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको मतलब वोमनिस्ट का अर्थ होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनकी आदतें अगर किसी व्यक्ति में पाई जा रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं वो पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसको इफेमिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, इफेमिनेट कहते हैं। देखिए पहला होगा मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन का अर्थ होता है मर्दाना। इफेमिनेट, इफेमिनेट का अर्थ होता है स्त्रैण, औरतों की जैसी आदत वाला। ऑप्शन नंबर सी है माचो, माचो का अर्थ होता है पुरुषार्थ दिखाने वाला। ऑप्शन नंबर डी है रॉबस्ट माने मजबूत और हत्ता कट्टा। अब तो बहुत सारे लोग कहते हैं माचो का अर्थ तो पता ही नहीं था, अंडरवियर तो डेली पहन रहे थे, बनियान तो डेली पहन रहे थे माचो की, लेकिन माचो का अर्थ नहीं पता था सर। तो समझ लो भैया, माचो का अर्थ होता है पुरुषार्थ दिखाने वाला, यानी अपने आप को पावरफुल दिखाने वाला, ठीक है। तो वो तुम बनियान पहन करके तुम पावरफुल दिखने लगते हो, माचो मैन बन जाते हो, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़े 24 नंबर। अब हमेशा याद रहेगा माचो का अर्थ क्या होता है। 24, वन हु एस्केप फ्रॉम द जस्टिस ऑफ लॉ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ मतलब कि जस्टिस की लॉ से एस्केप निकल करके भाग आया, उसको हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन और सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम फिगेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, एक हाँ अभी सही है, उसको हम फिगेटिव कहते हैं। देखिए फिगेटिव का अर्थ होता है भगोड़ा, यानी कानून से भागने वाला। कैप्टिव, ऑप्शन नंबर बी है कैप्टिव, कैप्टिव का अर्थ होता है बंदी, जिसको बंदी बना करके रखा गया हो। ऑप्शन नंबर सी है प्रिजनर, प्रिजनर का अर्थ होता है कैदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है एक्यूज, एक्यूज मतलब आरोपी। अच्छा ये बताओ बंदी और कैदी मंत्र जानते हो, इसको कैद हो गई यानी वो जेल में पहुंच गया मेरे भाई, सफेद कपड़े पहन लिए और ये है बंदी, इसको किसी ने कैद करके रख लिया है, अपने घर में रख लिया है, थाने में रख लिया है, अब इसको जेल नहीं हुई है, ठीक है। तो ये अंतर होता है बंदी और कैदी में, ध्यान रखना। चलिए 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्या है, ए डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशनल बिलीफ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इमेजेस को और ट्रेडिशनल यानी कि जो धार्मिक चीज़ें हैं या फिर कोई जो रूढ़िवादी विचार है उन सबको डिस्ट्रॉय करने वाला, उनको खंडित कर देने वाला, बर्बाद कर देने वाला, उसको हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम इकोनोलास्ट कहते हैं, ठीक है ना। इकोनोक्लास्ट क्या होता है, इकोनोक्लास्ट आइए देख लेते हैं। तो क्रिएटर, ऑप्शन नंबर ए है क्रिएटर, क्रिएटर का अर्थ होता है निर्माता, ठीक है। इकोनोक्लास्ट का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, पुरानी मान्यताओं को तोड़ने वाला, दोनों हो जाएगा, ठीक है। जैसे मोहम्मद गौरी था तो वो क्या था, इकोनोक्लास्ट था, यानी मूर्ति भंजक था, सारी मूर्तियों को तोड़ देना चाहता था। स्कल्पचर का अर्थ होता है मूर्तिकार, जो मूर्तियों को बनाता है। आर्टिसियन का अर्थ होता है कारीगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 है समथिंग दैट कैन नॉट बी इंटर्ड बाई फोर्स, यानी कोई ऐसी चीज जिसको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको इमिग्रेटेबल कहते हैं, क्या कहते हैं, इमीप्रिगेनेबल, इम्प्रेगनेबल। देखिए तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है कि जिसको हम जिसको बलपूर्वक भेदा या तोड़ा ना जा सके, एक ऐसी चीज जिसको बलपूर्वक भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रेजिबल कहते हैं, ठीक है ना। बाकी वल्नरेबल का अर्थ क्या होता है, वल्नरेबल का अर्थ होता है असुरक्षित, जिस पर आसानी से हमला किया जा सके, उसको हम वल्नरेबल कहते हैं, ठीक है। इम्प्रेजिबल का तो हमने बता ही दिया। एसेंसिबल का अर्थ क्या होता है, एसेंसिबल का अर्थ होता है सुलभ, यानी कि जहां पर पहुंचा जा सके, जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सके, ठीक है। वीक का अर्थ क्या होता है, वीक का अर्थ होता है कमजोर। आगे बढ़ते हैं
27 नंबर देखिए, वन हु डज नॉट टायर इजिली, जो आसानी से हार ना माने, उसको इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, जिसको थकान ही नहीं होती आसानी से, क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम क्या कहते हैं, इनडिफिटेजिबल कहते हैं। इनडिफिटेजिबल कहते हैं। क्या होता है ये, आइए देख लेते हैं। देखो लेजी, ऑप्शन नंबर ए है लेजी। लेजी का अर्थ होता है आलसी, ठीक है। इनडिफिटेजिबल का अर्थ क्या होता है, अथक, जो कभी थके ना, जो कभी थकता ही ना हो, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है थका हुआ, जो व्यक्ति एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा थक गया, उसके लिए हम एग्जॉस्टेड प्रयोग करते हैं। लिथार्जिक का अर्थ होता है सुस्त, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुस्त है, काम करना नहीं चाहता है, उसको हम लिथार्जिक प्रयोग करते हैं। 28 नंबर देखिए 28 है टॉकिंग ऑफ वन सेल्फ, केवल अपने बारे में बात करने वाला, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। ये रहे 4 ऑप्शन। जो केवल अपने बारे में बात करता है उसको हम कहते हैं क्या, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं इसको हम कहते हैं सॉलिलॉक्वी। सॉलिलॉक्वी क्या होता है, आइए देख लेते हैं, चारों के बारे में बता देते हैं आपको। ये रहे चारों ऑप्शन। पहला होगा डायलॉग। डायलॉग का अर्थ होता है संवाद, दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको हम डायलॉग या फिर संवाद कहते हैं। दूसरा है सॉलिलॉक्वी। सॉलिलॉक्वी का अर्थ क्या होता है, स्वगत कथन, यानी कि खुद से ही बातें करने वाला है, खुद के बारे में ही बात कर रहा है, खुद से ही बात कर रहा है, उसको हम कहते हैं सॉलिलॉक्वी कहते हैं। उसके बाद कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत करना। डिबेट। डिबेट का अर्थ होता है बहस, कहते हैं मैं टीवी पर डिबेट चल रही है, यानी बहस चल रही है। 29 नंबर देखिए 29, ए स्पीच गिव बाय द स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ऐसी स्पीच जो पहली बार किसी व्यक्ति के द्वारा दी जा रही हो, ऐसी स्पीच को हम क्या कहते हैं, बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको मेडन स्पीच कहते हैं। कहते हैं मेडन ओवर डाल दिया, यानी कि पहला ओवर डाला वो भी खाली चला गया, एक भी रन नहीं गया, ये तो मेडन ओवर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, देखो पहला है वैलिडेक्टरी। वैलिडेक्टरी का अर्थ क्या होता है, विदाई का भाषण देना। मेडन का अर्थ होता है पहला भाषण देना। एक्सटेम्प्योर का अर्थ होता है बिना तैयारी के दिया गया भाषण। क्लोजिंग का अर्थ होता है समापन करना। आगे बढ़ते हैं भैया, 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि सितारों का समूह। सितारों के समूह को क्या कहा जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनको हम कॉन्सल्टेशन कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन का अर्थ क्या होता है, आइए देख लेते हैं, चारों का बता देते हैं आपको। देखिए ये रहा तारामंडल, जिसको हम कहते हैं, तारों का समूह जिसको हम कहते हैं, उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। प्लेनेट क्या होता है, प्लेनेट का अर्थ ग्रह होता है। कॉमेट का अर्थ धूमकेतु होता है। मिट्योर का अर्थ क्या होता है, उल्का पिंड होता है। आगे बढ़ते हैं 31। 31 क्या है, ए साउंड दैट इज प्लीजिंग फॉर ईयर। एक ऐसा साउंड जो कानों को अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। आइए आंसर देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मेलोडी। और मेलोडी दूसरी वाली मेलोडी में समझ लेना, ठीक है। तो मेलोडी एक ऐसा संगीत जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी चारों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए पहला कैकोफोनी। कैकोफोनी क्या होता है, जो कोलाहल, जो कर्कश ध्वनि होती है, सुनने में बहुत बेकार लगती है, जैसे कौए की ध्वनि, इसको हम कैकोफोनी कहते हैं, ठीक है। सिम्फोनी। सिम्फोनी का अर्थ होता है समरसता, यानी कि वाद्यों का समूह गान, एक साथ में कोई चीज़ों को गा रहे हो। मेलोडी का अर्थ मधुर ध्वनि, सुरीली आवाज़, और नॉइस का अर्थ शोर होता है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर देखिए, एनिमल लिविंग इन ट्री। एक ऐसा एनिमल जो पेड़ों पर रहता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। और प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एर्बोरियल कहते हैं उसको हम, क्या कहते हैं, एर्बोरियल। अब आइए देख लेते हैं सभी के बारे में क्या अर्थ होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका एर्बोरियल मतलब वृक्षवासी, पेड़ों पर रहने वाला। टेरिस्ट्रियल का अर्थ होता है थलचर, जो जमीन पर रहता है। कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी, यानी कि जो जमीन पर चलने वाली आर्मी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, टेरिस्ट्रियल आर्मी कहते हैं। अभी वैकेंसी वो भी तो निकलती है भर्ती, कौन सी भर्ती कहते हैं उसको, अरे जो पैदल सेना होती है क्या कहते हैं उसको, अरे ऐसी कुछ कहते हैं। आर्मी वाले अगर हो तो बताओ क्या कहते हैं उसको यार, टेरिटोरियल भर्ती तो कहते हैं, टेरिटोरियल भर्ती ऐसे कुछ कहते हैं, है ना। चलो नंबर सी एक्वेटिक। एक्वेटिक का अर्थ होता है जलचर, यानी जो पानी में रहता है भाई। एरियल। एरियल का अर्थ होता है नभचर, जो हवा में उड़ता हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी कि एक डेड बॉडी है जो मर चुकी है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको हम ऑटोप्सी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं उसका ऑटोप्सी हो रहा है, यानी कि पोस्टमार्टम हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। देखो बायोप्सी का क्या अर्थ होता है, जीवित ऊतकों की जांच करना बायोप्सी कहलाता है। ऑटोप्सी का अर्थ होता है शव परीक्षण, पोस्टमार्टम करना ऑटोप्सी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन सी है सर्जरी। सर्जरी का अर्थ होता है शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन करना। ऑप्शन डी है थेरेपी, यानी चिकित्सा या फिर उपचार करना। अगला देखिए 34 नंबर 34 है, ए पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ले रहा है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। ये रहे 4 ऑप्शन। जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो आपका स्कॉलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्कॉलर का अर्थ होता है छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी या फिर विद्वान, ठीक है। अगला है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का अर्थ क्या होता है, जो ड्रॉप आउट होता है ना, कहते हैं ड्रॉप आउट है, यानी पढ़ाई बीच में छोड़ने वाला। ड्रॉप आउट हो गया यानी कि पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया है, ठीक है। अगला इलिटरेट। इलिटरेट का अर्थ होता है अनपढ़। अगला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्राचार्य, प्रधानाचार्य। 35 देखिए, द किलिंग ऑफ वंस आउन मदर, यानी कि अपनी ही माता की हत्या करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, उसको कहते हैं मैट्रिसाइड, यानी कि माता की हत्या। अब ये हत्या वाले 4 ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे, आइए देख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। पहला हो गया पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का अर्थ होता है पितृहत्या, पिता की हत्या करने वाला। मैट्रिसाइड माता की हत्या करने वाला। फ्रैट्रिसाइड यानी भ्रातृहत्या, यानी कि भाई की हत्या करने वाला। और अगला है अनॉक्सिसाइड, यानी कि पत्नी की हत्या करने वाला।
अगला देखते हैं। अगला 36 है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी कि सुनने वालों की जो श्रोतागण की जो असेंबली होती है उसको हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, उनको हम क्या कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उनको हम ऑडियंस कहते हैं। कहते हैं भाई ऑडियंस, लोग सुन रहे हैं, क्या बात कर रहे हो तुम। ठीक है, तो देखिए मॉब, ऑप्शन ए है मॉब। मॉब का अर्थ होता है उग्र भीड़। ठीक है, ऑडियंस का अर्थ होता है श्रोतागण यानी सुनने वालों का समूह। स्पेक्टेटर्स का अर्थ होता है दर्शक यानी देखने वालों का समूह। क्राउड का अर्थ होता है सामान्य भीड़। आगे बढ़ते हैं 37 है टू कंप्लीटली गेट रीड ऑफ समथिंग। गेट रीड ऑफ बता था ना, गेट रीड के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ये नियम आपको बता चुके हैं PYQ में। ठीक है, गेट रीड कहीं पर लिखा हो, आगे जो है आपसे बोले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। और गेट रीड का अर्थ होता है छुटकारा पाना। तो कह रहे टू कंप्लीट गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज से पूर्णतः छुटकारा पा जाना, उसको हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम इरेस्टिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेडिकेट कहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए एस्टेब्लिश माने स्थापित करना। इरेडिकेट का अर्थ होता है जड़ से मिटाना या फिर उन्मूलन करना। बिल्ड का अर्थ होता है निर्माण करना। प्रोटेक्ट का अर्थ होता है रक्षा करना। अगला देखिए 38 क्या है, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कोई ऐसी चीज को थ्रू आउट मतलब सीन नहीं देख, आर पार जिसके नहीं देख पाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको हम ओपाक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपाक्यू। ठीक है, बाकी चारों के बारे में बता देते हैं, क्या दिक्कत है। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी, इसके आर पार देखा जा सके। ओपाक्यू मतलब अपारदर्शी, इसके आर पार ना देखा जा सके। ट्रांसलूसेंट का अर्थ क्या होता है, अल्प पारदर्शी, थोड़ा सा पार दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। क्लियर का अर्थ होता है साफ साफ स्पष्ट। आगे बढ़ते 39 क्या है, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, क्या कहलाता है। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपियरी हम उसको कहते हैं। ठीक है, देखो एवियरी का अर्थ क्या होता है, एवियरी का अर्थ होता है पक्षीशाला, जहाँ पर पक्षी रहते हैं। एपियरी का अर्थ होता है मधुमक्खी पालन का स्थान। स्टेबल का अर्थ होता है अस्तबल, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं। और कैनल का अर्थ होता है कुत्ता घर। चलो भैया 40 नंबर देखो, 40 नंबर। हाँ जी 40 नंबर बताइए क्या होगा। 40 नंबर है ए बुक और पिक्चर प्रोड्यूस्ड मेयरली टू ब्रिंग इन मनी, यानी कि एक ऐसा बुक है जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके लिए, पैसे कमाने के लिए। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट बॉयलर कहते हैं। पोर्ट बॉयलर, इसका पोर्ट बॉयलर का अर्थ क्या होता है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए मास्टरपीस मतलब कि सर्वोत्तम कृति। पोर्ट बॉयलर मतलब केवल पैसे कमाने के लिए लिखी गई साधारण किताब। क्लासिक अर्थ होता है उत्कृष्ट या फिर शास्त्रीय किताब। नोवेल का अर्थ होता है उपन्यास। ठीक है, तो अपनी जो चीज़ें होती है वो मास्टरपीस होती हैं, सर्वोत्तम कृति होती है। ये चीज़ें आपको कोई भी निकाल के नहीं देगा, इतनी मेहनत कोई करता ही नहीं है ना, कि चैप्टर वाइज PYQ कोई निकालता। हाँ PYQ आपको करा देंगे लोग, लेकिन चैप्टर वाइज नहीं निकालेंगे, इसमें बहुत मेहनत लग जाती है भैया। फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। हमारा प्रयास यही रहता है कि मास्टरपीस काम करो, दूसरों से अलग काम करो। ठीक है, 41 क्या है, फियर ऑफ हाइट, यानी कि जिसको ऊंचाई से डर लगता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ये 4 ऑप्शन देख लीजिए, चारों के बारे में आपको बता देते हैं। 4 फोबिया क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको हम एक्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, अगला है क्लास्ट्रोफोबिया, क्या होता है, बंद जगहों से जिसको डर लगता है। अच्छा ये उस दिन कराया था आपको, कौन सा पटवारी वाले PYQ में कराया था, पटवारी में पूछा गया था 26 तारीख को, है ना, 31 मार्च को पूछा गया था क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया ये तो अभी पूछा गया डिप्टी जेलर में 2026 में, पानी से डर लगना। ठीक है, बाकी निक्टोफोबिया यानी अंधेरे से डर लगना, और ये MPSI 2026 में भी पूछा गया था। इसको हमने उसमें भी कराया था, एग्जाम एनालिसिस में भी कराया था। ये हाइड्रोफोबिया वाला, पानी से डर लगना। अगला डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार किसी काम को करना, क्या कहलाता है। ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वॉलंटरी कहते हैं। अभी पढ़ा था ना वॉलंटरी, यानी अपने मन से किसी चीज़ का दान कर रहे हैं तो वॉलंटरी कार्य कहलाता है। देखिए पहला आपका ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है अनिवार्य कार्य, इसको तो करना ही करना पड़ेगा। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से किया गया कार्य। कंपल्सरी मतलब ये आवश्यक यानी अनिवार्य हो जाएगा। मैंडेटरी का अर्थ होता है शासन देश, यानी शासन से संबंधित किसी कार्य को करना। 43 देखिए, कह रहे हैं ए शॉर्ट जर्नी मेड ऑफ फॉर प्लीजर, यानी कि एक छोटी सी यात्रा खुश रहने के लिए की जाए, उसको हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सक्यूर्सन हम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्यूर्सन। बाकी के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए पहला हो जाएगा एक्सक्यूर्सन का अर्थ होता है सैर सपाटा मनोरंजन के लिए यात्रा करना। पिलिग्रिमेट का अर्थ होता है तीर्थ यात्रा। वॉयज का अर्थ होता है समुद्री यात्रा। माइग्रेशन का अर्थ होता है प्रवास या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना। 44 देखिए, 44 क्या है, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमेरिड, यानी कि अनमेरिड रह रहा है, हमेशा अविवाहित व्यक्ति रह रहा है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अविवाहित व्यक्ति को। ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम क्या कहते हैं, सेलिबेसी कहते हैं। सेलिबेसी। देखिए मैरिज का अर्थ होता है विवाह, सेलिबेसी का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य, अविवाहित रहने की अवस्था। ठीक है, ऑप्शन सी है डाइवोर्स मतलब तलाक, और पॉलीगैमी का अर्थ होता है बहुविवाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45 है द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। ये रहे 4 ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा, पौधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बॉटनी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 अध्ययन आपके क्लियर हो जाएंगे। जूलॉजी प्राणी विज्ञान यानी कि जानवरों का अध्ययन, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, पैथोलॉजी रोग विज्ञान।
ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए 46 क्या है, कह रहे ए प्लेस कीपिंग मेड पर्सन, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पागल व्यक्तियों को रखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पागल खाना कहते हैं। इनमें से कौन सा हो जाएगा पागल खाना, 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी असाइलम, असाइलम का अर्थ क्या होता है, पागल खाना। पहला हॉस्पिटल अस्पताल, असाइलम पागल खाना, प्रिजन जेल, हॉस्टल छात्रावास। ठीक है, आगे बढ़िए 47, वन हु बिलीव इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन एंड ऑल स्पेयर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इक्वलिटी यानी कि महिला पुरुष दोनों बराबर हैं ऐसी सोच रखता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये 4 ऑप्शन ये है, सही आंसर आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, इसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए है मेल चौनिस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, पुरुषवादी यानी कि महिलाओं को कम आंकने वाला। ठीक है, अगला है आपका फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी जो महिलाओं के समान अधिकार को समर्थन करता है। मिसोगैनिस्ट का अर्थ होता है स्त्री द्वेषी, और फिलेंडियर का अर्थ होता है इश्कबाज। ठीक है, अब ये मत कर देना किसी से कह रहे तुम तो बहुत फिलेंडियर हो, फिलेंडियर का अर्थ क्या होता है, इश्कबाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 क्या है, ए डिजीज वाइडली एपिडेमिक, यानी एक ऐसी डिजीज है जो वाइडली चारों तरफ फैल गई है, एपिडेमिक हो गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये रहे 4 ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैंडेमिक। यानी भाई कोविड क्या था, पैंडेमिक था, यानी कि पूरी तरह से पूरे विश्व में फैल जाना पैंडेमिक कहलाता है। देखो एंडेमिक का क्या अर्थ होता है, किसी विशेष क्षेत्र या वर्ग तक सीमित रोग। पैंडेमिक का अर्थ होता है विश्वव्यापी महामारी जो बहुत बड़े स्तर पर फैल गई हो। ठीक है, कॉन्टिग्यूस का अर्थ होता है छुआछूत छूने से फैलने वाली बीमारी। इन्फेक्शन का अर्थ होता है संक्रमण से फैलने वाली बीमारी। आगे बढ़िए 49 नंबर 49, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और स्केर्ड, यानी किसी भी चीज़ का वायलेशन कर देना, चाहे वो होली मतलब शुद्ध हो या फिर किसी भी शुद्ध चीज़ को खराब कर दिया, इसके नहीं कांवड़ को जो है खंडित कर दिया, तो वो वाला सिस्टम है। 4 ऑप्शन ये है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, सैक्रिलेज कहते हैं। बाकी चारों के बारे में बता देते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। पहला प्रोफेंटी, प्रोफेंटी का अर्थ होता है अपवित्र यानी गंदी भाषा। स्कैरिलेज का अर्थ होता है अपवित्रीकरण, पवित्र चीज़ों का अपमान या उन्हें नुकसान पहुंचाना, जैसे वो कांवड़ को जो लोग छू देते हैं तो मानते कांवड़ खंडित हो गई है। ठीक है, तो वो वाला है। उसके बाद ब्लास्फेमी का अर्थ होता है ईश्वर निंदा, और डिवोशन का अर्थ होता है भक्ति। ठीक है, अगला देखिए 50 नंबर है, ए पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम द कंट्री टू अवॉइड अरेस्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तार होने से बचने के लिए दूसरी कंट्री में भाग गया, उसको हम क्या कहते हैं, ये रहे 4 ऑप्शन। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सकॉन्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सकॉन्डर। बाकियों के बारे में बता देते हैं, बाकी ऑप्शन। पहला रिफ्यूजी, रिफ्यूजी को शरणार्थी कहते हैं। एब्सकॉन्डर को हम फरार व्यक्ति कहते हैं, गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने वाला। टूरिस्ट का अर्थ पर्यटक होता है, और इमिग्रेंट का अर्थ अप्रवासी होता है। इस तरह से 50 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं हमारा जो ग्रुप है उसके बारे में बता देते हैं। देखो पहली बात तो, छोटा हो जा भाई, कहाँ गायब हो गया। देखो पहली बात तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है, सक्सेस जंक्शन के नाम से है। 77 कर दोगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह से जो है करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी की, ये करंट अफेयर स्ट्रैटेजी है, करंट अफेयर स्ट्रैटेजी की, इस तरह से हम डालते रहते हैं तो आपकी करंट साथ साथ में क्लियर होती रहती है। ये हमारा ग्रुप है। यहाँ पर अभी तो आपको 811 दिख रहा है, लेकिन वर्तमान में 1000 के पार हो चुका है। एमपी ग्रुप सब ग्रुप 4 का जो है ग्रुप है ना, ये परसों वाली फोटो लगा रखी है। इस तरह से आपको देखिए जब आप ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है, इस पर क्लिक कीजिए, सामान्य ज्ञान की पूरी थ्योरी, नोट्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू आ जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान एक साथ है, इसको पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, सामान्य विज्ञान ये आपको मिल जाएगा। इसी तरह सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज हमने सेक्शन में बांट दिया है, जो भी पढ़ना आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो लोग इस ग्रुप में एंट्री लेंगे, जो एडमिशन लेंगे, उनको 2 चीज़ें फ्री मिलने वाली हैं। पहली तो ये 39 रुपये की पर्यावरण एनवायरनमेंट की पीडीएफ फ्री मिलेगी इसमें। ठीक है, ये हर कोई आपको एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पढ़ाता है, लेकिन हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एसबी अपटेक अब एनवायरनमेंट पर ज़्यादा फोकस करने लगा है। ठीक है, प्रीवियस में देखा गया, हम लगातार एनालिसिस कराते हैं हर एक एग्जाम का, तो हमने ये मतलब कि महसूस किया कि भैया एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से पूछ रहे हैं ईएसबी वाले। इसके अलावा 99 रुपये की आपकी जो ब्रह्मास्त्र कंप्यूटर की 5000 क्वेश्चन की है, ये भी आपको इसमें फ्री मिलने वाली है। या 99 ये और 39 वो 138 रुपये की चीज़ें तो आपको फ्री में मिल रही है मेरे भाई, है ना। तो आप खुद समझ लो कितना फ़ायदा आपको होने वाला है। ठीक है, बाकी पूरा मैटर आपको पूरा सब कुछ मिलने वाला है। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आज से डालने चालू हो जाएंगे। पीवाईक्यू जो है 100 पीवाईक्यू दोनों में आज डल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों का अभी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, रिटर्न का रिजल्ट आया है आपका जेल पहली का, है ना, और उसका डिप्टी जेलर का, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्स सर्विसमैन है, इन्होंने क्या कहा है ये भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, डियर शुक्ला सर, आई एम एक्स सर्विसमैन शॉर्टलिस्टेड फॉर द जेल पहरी वनरक्षक एग्जामिनेशन। आई हैव प्रिपेयर्ड बाय योर कंटेंट, योर ऑनलाइन क्लास एंड नोट, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू। आई थिंक दिस सक्सेस कम फ्रॉम सक्सेस जंक्शन, ये इनका कहना है। ठीक है, दीदी ये है, इनका डिप्टी जेलर का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। देखिए सर, आपके नोट्स से ही प्रिपरेशन की थी मैंने, ना मैंने कोई मॉक दिया, ना ही कहीं और प्रिपरेशन की, आपके नोट्स पर भरोसा किया बस। थैंक यू सो मच सर, आपके कंटेंट में सच में बहुत दम है। वंस अगेन थैंक यू। इनका डिप्टी जेलर का एग्जाम निकला है 3 स्टार का, समझ लो 3 स्टार, जेल विभाग में 3 स्टार जेल अधीक्षक का एग्जाम निकला है। ठीक है, इन्होंने केवल हमारे नोट्स पर डिपेंड थी, जो हमने बताया उन्होंने वो किया, और आज देख रहे हैं इनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। फिजिकल भी इनका हो जाएगा, फिजिकल बहुत अच्छा इनका, ये बता रही थी।
उसके बाद एक भाई और है, सर जेल पैरी का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, आपके नोट्स से काफ़ी हेल्प मिली थी, ये इनका भी कहना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनकी फोटोज़ जो है हमने अपने कम्युनिटी टैब पर डाल दी हैं, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, और आप भी इन्हीं की तरह सिलेक्शन लेना चाहते हैं और इस तरह से हमको मैसेज करना चाहते हैं सर मेरा भी हो गया है, हमारा भी फोटो लगा दो, तो इस तरह से आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ये टेलीग्राम पीडीएफ बैच है, टेलीग्राम पर आपको मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपके मोबाइल में टेलीग्राम होना चाहिए, नहीं मिले फ्री में डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से होता है। अब तो ज़्यादातर पढ़ने वाले जितने बच्चे होते हैं सबके पास टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे, टेलीग्राम में ये बैच ओपन हो जाएगा। ठीक है, लिंक इसकी व्हाट्सएप पर ही मिलेगी, ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब तक इस वीडियो को पहुंचा देना जो भी परेशान हो रहे थे। इंग्लिश के पूरे टॉपिक ऑल चैप्टर आपके इसी तरह से हम करवाने वाले हैं, और एमपीजी के भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।